हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने HSC CET का जो बीकॉम लेवल एग्ज़ाम है उसका फ्री बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है जिसको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे वो है ऑडिटिंग। हम जो ऑडिटिंग वाली यूनिट है हमारी उसको कंप्लीट कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने पहली वाली क्लासेस नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपनी जो ये क्लासेस अब तक हुई हैं उन सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं हम ऑडिटिंग के बारे में। सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स गिवन हैं हमारे सिलेबस के अंदर ऑडिटिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्रोसेस, मेथड्स ऑफ ऑडिट वर्क, वॉचिंग ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। देन इन्वेस्टिगेशन, उसका मीनिंग, नेचर, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। एंड फिर फाइनल जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ऑडिटिंग। इन सारे टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिट के मीनिंग की कि ऑडिट होता क्या है। तो अब देखो, जो एक बिजनेस होता है वो अपने डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होता है, जो ट्रांजैक्शंस उसके बिजनेस के अंदर होते हैं उनको के लिए एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है, जिसको हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं एक बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है अपनी जो बिजनेस के अंदर होने वाली डेली की जो ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो उन्होंने प्रिपेयर की है, क्या जो एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वही उन्होंने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दिखाए हैं या कुछ और, तो मतलब कुछ फ्रॉड या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं रिकॉर्ड कर दी इन बुक्स में। इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, इसी चीज़ को चेक करने के लिए हमें ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना कि ये जो बुक्स के अंदर जो एंट्रीज की गई है, जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो सही है या नहीं। यानी कि एक अकाउंटेंट जो एक काम करता है, अकाउंटेंट का काम क्या होता है? अकाउंट्स प्रिपेयर करना। तो जो अकाउंटेंट्स ने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं वो अकाउंट्स में सही इन्फॉर्मेशन डाली गई है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने का जो काम है वो होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिट करता है, जो ऑडिटर होता है, उसका यही काम होता है कि बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो बुक्स हैं, उनको चेक करना कि वो एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब सही है, करेक्ट है, कंप्लीट है और रेगुलर है, यानी कि रेगुलर टाइम पे उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, रेगुलरली बुक्स जो है वो प्रिपेयर की जा रही है। या तो जो एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वही होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर बिजनेस की जो बुक्स हैं, जो अकाउंट्स की बुक्स हैं, उनको चेक किया जाता है वो सही है या नहीं। अब ये जो अकाउंट्स बुक्स हैं इनको कैसे चेक किया जाएगा? इनको चेक किया जाता है वोचर या डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से। अब ये वोचर और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस के अंदर तो एक वोचर जो है उसका यूज किया जाता है। ये वोचर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हम कहीं पे पेमेंट करते हैं, मान लो हम बैंक में ही हमारे जब आपने कभी पैसे डिपॉजिट करवाए हो तब आपको एक रिसिप्ट मिलती है बैंक से। तो वो रिसिप्ट का क्या मतलब होता है? रिसिप्ट का मतलब होता है कि हमने पैसे जमा करवाए हैं, वो एक तरह से सबूत होता है रिसिप्ट। तो ऐसे ही जो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब कोई सामान खरीदा जाता है, कोई सामान बेचा जाता है तो एक रिसिप्ट, एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो होता है, जिसको हम बिल्स भी बोलते हैं। तो ये जो बिल्स वगैरह होते हैं इन्हीं को बोला जाता है वाउचर। तो ऐसे वाउचर और डॉक्यूमेंट्स, इनकी हेल्प से चेक किया जाता है कि बुक्स के अंदर जो एंट्रीज की गई हैं वो सही है या नहीं। क्या पता कि जो वाउचर है उसके अंदर तो अलग अमाउंट है और बुक्स के अंदर अलग अमाउंट दिखा दी। तो यही चीज़ चेक करने का काम होता है ऑडिटर का। ऑडिटर जो है चेक करता है वाउचर और डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से कि जो बुक्स हैं, जो बुक्स के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो सही है या सही नहीं है। ठीक है, ये काम होता है एक ऑडिटर का। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बात करें डेफिनेशन की, तो R.K. Munch के अकॉर्डिंग जो ऑडिटिंग है वो क्या होती है? ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। यानी कि ऑडिटिंग क्या होती है? जो अकाउंटिंग डाटा है, जो हमने बुक्स के अंदर, अकाउंट्स की बुक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उनको वेरीफाई करना, कि वो एक्यूरेट हैं। एक्यूरेट का मतलब होता है सही, करेक्ट जो होती है चीज़ें उसको बोला जाता है एक्यूरेट। तो वो इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग डाटा है वो करेक्ट है और रिलायबल है। रिलायबल का मतलब
जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके, रिलाय कर सके, वो होती है रिलायबिलिटी। तो क्या वो जो अकाउंटिंग डाटा है वो एक्यूरेट है और रिलायबल है, इस चीज़ को चेक करना, इस चीज़ को वेरीफाई करना ही ऑडिटिंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि क्यों हम ऑडिटिंग करते हैं। तो ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव है 3 पार्ट्स हैं, एक मेन ऑब्जेक्टिव, एक सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव और कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि एक सबसे पहले होगा मेन ऑब्जेक्टिव की किस जो मेन रीजन है जिसके लिए ऑडिटिंग की जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट द करेक्टनेस, फेयरनेस, ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स, कि जो बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी करेक्टनेस, फेयरनेस और ट्रूथफुलनेस को पता करना। करेक्टनेस यानी कि वो करेक्ट है, सही है। फेयरनेस यानी कि वो अच्छे तरीके से फेयरली बनाए गए हैं। ट्रूथफुलनेस यानी कि वो रिलायबल है, हम उन पर रिलाई कर सकते हैं, उनके अंदर सच में जो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो सच में बिजनेस की एक कंडीशन है वही लिखी गई है। सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है ऑडिटिंग का ये। देन सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटेक्टिंग एरर्स। एरर्स क्या होती है? अगर कोई गलतियां हुई हैं बिजनेस मतलब अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम कुछ गलतियां हुई हैं अकाउंटेंट से, तो उन एरर्स को पहचानना, उनको डिटेक्ट करना ऑडिटिंग का सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव होता है। देन फ्रॉड्स, अगर किसी ने कोई फ्रॉड वगैरह किए बिजनेस के अंदर, यानी कि जो अकाउंटेंट है उसने रियल में तो जो एसेट्स है वो कुछ अलग वैल्यू की खरीदी थी, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ अलग वैल्यू की शो कर दी, यानी कि जानबूझ के उसने फ्रॉड किया है। तो इस तरह जो फ्रॉड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। देन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर, और ऑडिटिंग की हेल्प से ही हम जो एरर्स, जो गलतियां या जो फ्रॉड्स होते हैं उनको पहचान सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। एक तरह से प्रिवेंशन का मतलब होता है बचना। तो ये ऑडिटिंग के सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है। देन अदर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दूसरे ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनिंग मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज, सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड लीगल कंप्लायंस। मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज, अगर जो ऑडिटिंग की जाएगी, जो बुक्स हैं उनको चेक किया जाएगा, तो एम्प्लॉइज के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, मोरल प्रेशर, कि वो कुछ भी गलतियां ना करें, यानी कि कुछ भी फ्रॉड्स वगैरह ना करें, क्योंकि ऑडिटिंग के थ्रू सब पता चल जाएगा। तो इस तरह से उनके ऊपर प्रेशर बनाना। देन सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कैसे सेटिस्फाई करती है ऑडिटिंग? गवर्नमेंट जो है वो अगर मतलब एक बिजनेस के अंदर फ्रॉड हो रहा है, कुछ एसेट्स वगैरह जो रियल में है ही नहीं उस बिजनेस के पास, उनको दिखाया जा रहा है बुक्स के अंदर, तो इससे क्या होता है? जो आम जो जनरल पब्लिक है उसके लिए एक तरह से नुकसानदायक होती है। क्यों? क्योंकि अब एक कंपनी है जिसकी जो बुक्स है उनके अंदर हाई वैल्यू दिखाई जा रही है, तो जो जनरल पब्लिक है वो सोचेगी कि ये जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, इसलिए इसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ और होती है। तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का काम है कि जो जनरल पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स है, उनके राइट को, उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो भी टाइम टू टाइम देखते हैं कि बुक्स जो है वो सही प्रिपेयर की गई है या नहीं। तो अगर हमने ऑडिटिंग करवा रखी है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, इस कंपनी या इस ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक्स हैं वो सही है, क्योंकि इनको ऑडिट किया गया है। तो एक तरह से ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको सेटिस्फाई करना। देन लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस का मतलब क्या है? आप देखो, ऑडिटिंग करवाना, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे जो प्रोप्राइटरशिप होता है, यानी कि एक अकेला पर्सन अब बिजनेस कर रहा है, या पार्टनरशिप फॉर्म, इनके अंदर जो है कंपलसरी नहीं होता ऑडिटिंग करवाना कि भाई आप अपना मर्जी, आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स ऑडिट करवाओ या ना करवाओ। लेकिन जो बड़े बड़ी कंपनीज होती हैं, जो यानी कि जो कंपनीज हैं या ट्रस्ट हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, इनके अंदर कंपलसरी होता है, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कंपलसरी है कि ऑडिटिंग करवानी ही पड़ेगी। तो ऑडिटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो लीगली जो एक्ट वगैरह में जो बातें बोली गई हैं उनके साथ कंप्लायंस करना, उनकी जो बात है उसको कंप्लीट करना, ये भी एक ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग के। मेन ऑब्जेक्टिव कि अकाउंट जो है वो बिल्कुल सही हो, उनके अंदर करेक्ट नॉलेज हो। देन जो एरर्स, फ्रॉड्स हैं उनको डिटेक्ट करना और उनसे प्रिवेंशन करना, उनसे बचना, अकाउंट्स में वो एरर या फ्रॉड ना हो। और अदर ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 है, जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर मोरल प्रेशर बनाना, देन गवर्नमेंट ऑफिशियल को सेटिस्फाई करना, और जो एक्ट्स की रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके साथ कंप्लाई करना, उनको फॉलो करना। ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं ऑडिटिंग के।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट की। तो जो ऑडिट है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, डिपेंड करते हैं कि हम किस बेसिस पे उनको देख रहे हैं। मेनली 3 बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं ऑडिट को, मतलब टाइप्स हैं ऑडिट की स्टडी करते हैं। एक ओनरशिप के बेसिस पे, एक टाइम के बेसिस पे और एक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। एक एक को देखते हैं। सबसे पहले ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप का मतलब क्या है कि जो हम जिस मतलब ऑडिट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि उसकी ओनरशिप क्या है। एक तो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल, एक ही पर्सन जो है वो अपना बिजनेस चला रहा है, वो ही उसका मालिक है। एक होती है पार्टनरशिप, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक बिजनेस चला रहे होते हैं। उसके अलावा होती है कंपनीज या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या जॉइंट कंपनीज या कुछ और भी अदर जो ट्रस्ट वगैरह हैं वो हो सकती हैं। तो किस के लिए हम ऑडिट कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे अलग अलग ऑडिट हो जाएंगी। जैसे प्रोप्राइटरशिप के लिए ऑडिट है, पार्टनरशिप के लिए ऑडिट है या कंपनीज के लिए ऑडिट है। तो इस बेसिस पे ऑडिट के अलग अलग टाइप्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। तो एक प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक अकेला बंदा जो बिजनेस चला रहा है उसका ऑडिट करना, उस बिजनेस के अकाउंट्स का ऑडिट करना। तो मतलब ये है ना, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपना एक बिजनेस है उसकी ऑडिटिंग करवानी ही पड़ेगी। यह डिपेंड करता है उस बिजनेसमैन के ऊपर कि वो अपने जो बिजनेस है उसके अकाउंट्स को ऑडिट करवाना चाहता है या नहीं। ठीक है, तो अगर वो करवाना चाहता है तो वो अपने अकाउंट्स अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करवा सकता है, और उसके लिए वो कोई भी एक पर्सन जो एलिजिबल है ऑडिटर के लिए उसको ऑडिट मतलब उसको अपना बिजनेस का ऑडिटर रख सकता है, उससे बुक्स अकाउंट्स चेक करवा सकता है। देन बात करें ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के फर्म के लिए भी किसी भी एक्ट में कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऑडिटर रखना ही पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने ही पड़ेंगे। जो पार्टनर्स होते हैं उनकी खुद की मर्जी होती है कि वो अपने पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करवाना चाहते हैं या नहीं, उसके अकाउंट्स को ऑडिट करवाना चाहते हैं नहीं। अगर करवाना चाहते हैं तो सारे पार्टनरशिप पार्टनर मिलकर एक ऑडिटर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं अपनी फर्म के लिए, और वो ऑडिटर जो है उनके क्या एग्रीमेंट होंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो जो पार्टनरशिप डीड होती है जिसके अंदर पार्टनर से रिलेटेड सारे एग्रीमेंट लिखे हुए होते हैं, ये उसके अंदर होते हैं। तो उसके अंदर वो मेंशन भी कर सकते हैं कि किस तरह से हम ऑडिटर अपॉइंट करेंगे या कौन होगा, वो सारी चीज़ें। ये डिपेंड करता है पार्टनर्स की अपनी मर्जी पर। देन अगर बात करें ऑडिट ऑफ कंपनीज की, तो कंपनीज के केस में जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कंपलसरी है कि हर कंपनी को अपना एक ऑडिटर जो है वो रखना पड़ेगा, और एक ऑडिटर जो रखना पड़ेगा वो कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। क्यों होता है कंपनीज के केस में कंपलसरी? क्योंकि देखो, अब अगर हम बात करें ऑडिटिंग की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, अगर जो सोल प्रोप्राइटरशिप हो वहाँ पर तो जो पर्सन खुद मालिक है वो ही अपना बिजनेस जो है वो चला रहा है, तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो सही प्रिपेयर करेगा। क्योंकि अब उसको क्या कहीं बाहर दिखाना है कि भाई मेरे अकाउंट मतलब कि मेरा ज़्यादा प्रॉफिट है या कम प्रॉफिट है, उसको तो उसके खुद के ही पैसे लगे हुए हैं उसके अंदर, तो वो अपनी चीज़ें तो खुद के हिसाब से सही करेगा। लेकिन अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ के अंदर क्या होता है, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो तो अलग पर्सन होते हैं, और जो कंपनी को चलाते हैं वो अलग पर्सन होते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, जो डायरेक्टर्स या मैनेजर जो कंपनी को चलाते हैं, वो क्या करते हैं कई बार मतलब वो अगर सही अपने अकाउंट्स जो है वो ऑडिट नहीं करवाना चाहते हो तो वो कई बार क्या करते हैं कि जो रियल में जो कंपनी की सिचुएशन है वो ना दिखा के कुछ और दिखाना चाहते हैं अकाउंट्स के थ्रू। तो इससे क्या होता है, मान लो अब कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है और वो अपनी कंपनी की सिचुएशन अच्छी दिखाना चाहते हैं, तो वो फ्रॉड मतलब जानबूझ के जो बैलेंस शीट है उसके अंदर फेक एसेट्स दिखा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आउटसाइडर जो बाहर के जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उसको क्या लगेगा कंपनी के पास अच्छी एसेट्स है, यानी कि कंपनी के अच्छी वैल्यू है। तो इससे क्या होगा, लोग आउटसाइड वाले जो लोग हैं वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये जो डायरेक्टर्स हैं ये एक तरह से फ्रॉड ही कर रहे हैं आउटसाइड पब्लिक के लिए, क्योंकि एक्चुअल में तो उस कंपनी के पास वो वैल्यू के एसेट है ही नहीं, लेकिन उन्होंने फेक दिखा दी। तो एक तरह से ये जो आउटसाइडर हैं जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, जो एक्चुअल में जिनकी पैसे लगे हुए हैं, उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो इसी चीज़ से बचने के लिए जो कंपनीज के केस में कंपलसरी होता है ऑडिटर रखना। क्यों? क्योंकि ऑडिटर होगा तो वो चेक करेगा कि एक्चुअल में जो डायरेक्टर्स जो हैं वो
जो बाहर वाले जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में, उस पैसे का सही यूज भी कर रहे हैं या नहीं, यानी कि वो कंपनी के जो अकाउंट्स में जो चीज़ें दिखाई गई है वो सही है भी या नहीं। तो इसीलिए एक ऑडिटर जो है वो कंपलसरी होता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज के अंदर अपॉइंट करना। और एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी होती है, ऐसे नहीं कि कोई भी पर्सन है उसको ऑडिटर रख लिया। वो जिस भी कंपनी के लिए अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है तो वो चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए उसने क्वालिफाई किया होना चाहिए। जो आईसीआई जो सीए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसके अकॉर्डिंग उसने मतलब उससे उसने सीए का सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए। उसने जो है मतलब वो चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए प्रोफेशनली, ठीक है। वहीं एक कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। देन बात करें ऑडिट ऑफ ट्रस्ट की, तो ऐसे ही जो ट्रस्ट हैं उनके केस में भी कंपलसरी होता है कि एक ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। अब बात करें ट्रस्ट की कि ट्रस्ट में क्यों ज़रूरी है। तो अब ये ट्रस्ट जो है ये क्या होती है, इनके अंदर भी यही केस होता है कि जो पैसे लगाने वाले जो पर्सन है वो अलग होते हैं और जो बेनिफिशियरी हैं वो अलग होते हैं। अब ये ट्रस्ट कैसे, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह है जहाँ पर डोनेशन दी जाती है और मतलब वो काम करते हैं वैसे ही किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। तो ऐसे ही जो ट्रस्ट होते हैं उनके अंदर जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको तो नॉलेज नहीं होती कि जो अकाउंट्स हैं वो सही से प्रिपेयर किए जा रहे हैं या नहीं। तो इसी वजह से कि कोई भी फ्रॉड जो है वो ना हो, जो इनकम उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी इनकम के साथ, इसीलिए जो ट्रस्ट होती हैं उनके अंदर भी कंपलसरी होता है ऑडिटर को अपॉइंट करना। देन बात करें ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं जिनको इनका एक अलग एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इस एक्ट के अंडर जो है मतलब इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। कंपनी एक्ट जो है उसके जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होते कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी जो ऑडिटर है वो इस एक्ट के प्रोविजन के अंडर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है, ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको एक तरह से ऑडिट करने के लिए। देन गवर्नमेंट ऑडिट। अब जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के भी अकाउंट्स होते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट के भी अलग अलग तरह से बिजनेसेस करती है, गवर्नमेंट की भी कंपनीज होती हैं। तो उनमें ऑडिट करने के लिए यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी उनके एक तरह से डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स को अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए गवर्नमेंट भी ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करती है। अब गवर्नमेंट कौन अपॉइंट करता है, जो आपने नाम सुना होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको ये एक मेन जो हेड होता है गवर्नमेंट का ऑडिटर का, ये जो पर्सन है वही ऑडिट करता है जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अकाउंट्स वगैरह को। मतलब इसके नीचे काफ़ी जो ऑडिटर हैं वो काम करते हैं। तो इस ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो CAG है इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका काम होता है जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, उनको के अकाउंट्स को ऑडिट करना या उनके ऑडिट की भाई वो अच्छे से प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं, इस चीज़ को मतलब एक तरह से इस चीज़ को चेक करना काम होता है CAG का, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसका। तो गवर्नमेंट की ऑडिट भी ऐसे होती है कि गवर्नमेंट की ऑफिसेज डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स को ऑडिट करना। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन टाइम की, टाइम के बेसिस पे ऑडिटिंग के टाइप्स, जो ऑडिटिंग के हम टाइप पढ़ रहे हैं तो टाइम के बेसिस पे अब की किस टाइम पे ऑडिट की जा रही है। एक होती है इंटरीम ऑडिट, एक होती है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। अब ये इंटरीम ऑडिट क्या होती है, इंटरीम ऑडिट का मतलब होता है बीच में, इंटरमीडिएट जैसे होता है बीच में। तो जब एक साल के बीच में ऑडिट की जाती है तो उसको बोला जाता है इंटरीम ऑडिट, यानी कि व्हेन एन ऑडिट इज कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स। 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ऑडिट की जाए तो वो होती है इंटरीम ऑडिट। मान लो अब कोई स्पेसिफिक एक तरह से जैसे पार्टनरशिप के केस में मान लो अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है साल के बीच में, तो उस केस में जो है वो पार्टनर मतलब एक तरह से ये चाह सकता है कि भाई जो अकाउंट्स है मैं एंटर करूं तो अकाउंट जो है वो ऑडिट होने चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि ये पार्टनरशिप फॉर्म कैसी है, तब मैं न्यू मेंबर बनूंगा। तो या ऐसे कंपनीज के केस में भी हो सकता है कि स्पेशल रीजन के लिए या वैसे ही एक तरह से चेक करने के लिए साल के बीच में जो है वो ऑडिट की जाए, तो उस ऑडिट को बोला जाएगा इंटरिम ऑडिट। देन एक होती है कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, यानी कि ये ऑडिट जो है वो पूरे साल चलती रहती है
बीच बीच में जैसे टाइम पे मान लो अब एक महीने में हर महीने जो है वो ऑडिट की जाए अकाउंट्स की, कि भाई इस महीने के जो ट्रांजैक्शन हुए उनको अच्छे से बुक्स में रिकॉर्ड किया गया, सारी चीज़ें सही है या नहीं। तो वो पूरे साल जो ऑडिट चलती रहती है उसको बोला जाता है कॉन्टीन्यूअस ऑडिट, लगातार करते रहे। और इंटरिम मतलब एक बार बीच में की जाएगी, वो कभी भी की जा सकती है, कभी भी बीच में की जाए तो वो इंटरिम, और जो ऑडिट लगातार चलती रहे वो कॉन्टीन्यूअस ऑडिट। देन एक होती है फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट कब की जाएगी? जब जो साल है, जो ईयर है, उसके लास्ट में, जब साल के लास्ट में ऑडिट की जाती है कि पूरे साल की जो ट्रांजैक्शंस हुए उनको अच्छे से रिकॉर्ड किया गया या नहीं, वो चेक करने के लिए जो ऑडिट होती है उसको बोला जाता है फाइनल ऑडिट। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके क्लोज में या लास्ट में जब की जाए ऑडिट, वो होती है फाइनल ऑडिट। देन बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट क्या होती है कि जो बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स हैं, जो एसेट्स वगैरह हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए, उनको चेक करने के लिए जो ऑडिट की जाती है उसको बोला जाता है बैलेंस शीट ऑडिट। ठीक है, अब बात करें ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कि किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए हम ऑडिट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ऑडिटिंग के टाइप। तो एक होती है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है कि अब देखो, अगर हम बात करें एक बिजनेस है, अगर उस बिजनेस के लोग ही, एक बिजनेस है, उस बिजनेस के लोग खुद ही अपने अकाउंट्स जो है वो ऑडिट करवाना चाहें कि हमारे जो बुक्स जो है वो बनाई गई है वो सही है या नहीं, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, एक बिजनेस के ही एम्प्लॉई को अपॉइंट कर देंगे ऑडिटर के लिए मतलब ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे, और वो ऑडिटर चेक करेगा कि हाँ हमारे बिजनेस के अंदर अकाउंट जो प्रिपेयर किए गए वो सही है या नहीं, उनको वेरीफाई करेगा। यानी कि एक बिजनेस खुद ही अपना ऑडिटर अपॉइंट करके अपने अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है, तो वो होगी इंटरनल ऑडिट। यानी कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बाय द स्टाफ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का स्टाफ ही अगर ऑडिट करता है तो उसको बोला जाता है इंटरनल ऑडिट। एक होती है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि जो ऑडिटर है जो अकाउंट्स को चेक करेगा, वो बिजनेस के द्वारा अपॉइंट ना करके बाहर की किसी पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया गया है। जैसे अगर मान लो कि एक बिजनेस है, उसके ऊपर मतलब उसमें कुछ ऐसे फ्रॉड वगैरह की कुछ नहीं हो जा रही है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इस बिजनेस में के अंदर कोई फ्रॉड वगैरह का सिस्टम चला है, तो इसके अकाउंट्स को ऑडिट किया जाए। तो गवर्नमेंट मान लो एक ऑडिटर अपॉइंट कर दे, तो वो ऑडिटर जो ऑडिट करेगा अकाउंट्स को वो होगा एक्सटर्नल ऑडिट। ऐसे गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, या शेयर होल्डर किसी कंपनी के, वो अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट करें जो बिजनेस है उसके अकाउंट्स को चेक करने के लिए, तो वो भी होगी एक्सटर्नल ऑडिट। यानी कि बिजनेस का जो स्टाफ है उसके अलावा कोई बाहर का पर्सन एज ए ऑडिटर उस बिजनेस के अकाउंट्स को वेरीफाई करता है, ऑडिट करता है, तो वो होगी एक्सटर्नल ऑडिट। और अगर अंदर का ही स्टाफ करता है तो इंटरनल ऑडिट। देन होती है एक कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कि जो कॉस्ट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट यानी कि बिजनेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके फाइनल मतलब रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके उसके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक की जो कॉस्ट आई है, उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, उन अकाउंट्स को वेरीफाई करना, उन अकाउंट्स को चेक करना कि वो सही से की गई है या नहीं, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑडिट। देन नेक्स्ट जो टाइप है वो है सेक्रेटेरियल ऑडिट। अब ये सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है? अब देखो, जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि एक कंपनी जो है उसके अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर होने चाहिए, कैसे मेंटेन करनी है। जैसे बैलेंस शीट है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कब बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें कंपनी एक्ट के अंदर मतलब प्रोविजंस में, रूल्स में बताई गई हैं। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट का मतलब होता है कि जो रूल्स, जो एक्ट हैं, जो लीगल जो लॉ हैं, उनके अकॉर्डिंग बुक्स जो है वो प्रिपेयर की गई है या नहीं, इस चीज़ को चेक करना ही होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट का मतलब होता है वेरीफाई करना कंप्लायंस बाय द कंपनी ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, की कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई करना ही होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। देन एक होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट। ये इंडिपेंडेंट ऑडिट और जो एक्सटर्नल ऑडिट है, मैंने बताया कि कोई बाहर की पार्टी अगर अपॉइंट करती है मतलब कोई बाहर का पर्सन एज ए ऑडिटर किसी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है, तो वो होता है एक्सटर्नल। और इंडिपेंडेंट भी यही होता है कि कोई इंडिपेंडेंट
ऑडिटर इंडिपेंडेंट का मतलब उसका उस बिजनेस से जिसके वो अकाउंट चेक कर रहा है उससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो एक बाहर का इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए। वो अगर ऑडिट करता है किसी बिजनेस के बुक्स को, उसके अकाउंट्स को, तो वो होती है इंडिपेंडेंट ऑडिट। देन टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का मतलब है कि जो टैक्स से रिलेटेड एक मतलब टैक्स अगर कैलकुलेट किया जाए किसी बिजनेस का तो उससे में किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा, वो जो अकाउंट्स होंगे कि भाई जो इन प्रॉफिट है वो सही से कैलकुलेट किया गया है या नहीं, इनकम जो है वो सही से दिखाई गई या नहीं, इन चीज़ों का ही फर्क पड़ेगा टैक्स के ऊपर। तो टैक्स ऑडिट के अंदर की जो टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है बिजनेस की टैक्स पे करने की, उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनमें कोई गलत काम या कोई मिस्टेक, फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया गया, उस चीज़ को चेक करना ही होता है टैक्स ऑडिट। देन अब बात करते हैं ऑडिट प्रोसेस की, कि जो ऑडिट का काम होता है उसकी क्या प्रोसेस होती है, कि पहले क्या काम करना होता है फिर क्या काम करना होता है, वो प्रोसेस समझते हैं। अब देखो कि ऑडिट जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, इतने टाइप्स की हमने ऑडिट पढ़ी, तो सबकी जो प्रोसेस है वो सेम नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की ऑडिट है, क्या सिचुएशन है, किस बिजनेस के लिए ऑडिटिंग की जा रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो कोई एक पर्टिकुलर जो है कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है ऑडिटिंग के, लेकिन फिर भी हम कुछ स्टेप्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऑडिटिंग की जो प्रोसेस है वो मतलब क्या काम जो सीरीज है वो कैसे होती है। सबसे पहले होती है प्लानिंग, देन रिस्क असेसमेंट, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप। अब इन पॉइंट्स को एक एक समझते हैं। सबसे पहले प्लानिंग। अब जब कोई भी काम किया जाता है तो उससे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। जैसे हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा कि जो कोई भी काम उसके पहले प्लानिंग की जाती है, पहले प्लान प्रिपेयर किया जाता है। तो जस्ट ऐसे ही ऑडिटिंग करने के लिए पहले एक ऑडिटर को प्लान प्रिपेयर करना होता है, ऑडिट प्लान, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके अंदर वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग कर रहा है उसको समझने की कोशिश करता है, उसके जो अकाउंट्स हैं उनको समझता है, उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उनके बारे में पता करता है, किस पर्पज से वो ऑडिटिंग कर रहा है। इस चीज़ को भी पहले से ही एक तरह से इसको भी मतलब कि क्या जो स्कोप और क्या ऑब्जेक्टिव है, इस चीज़ को भी पहले से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, कि किस पर्पज के लिए वो ऑडिटिंग कर रहा है। मतलब अब ऑब्जेक्टिव जैसे कि एक इंटरनल ऑडिट है, एक एक्सटर्नल ऑडिट है। जो इंटरनल ऑडिट है उसका अलग पर्पज हो सकता है, एक्सटर्नल का अलग हो सकता है। इंटरनल में तो भाई हमने बुक्स जो बनाई है वो जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए कि उन्होंने सही से रिकॉर्ड किए या नहीं। एक्सटर्नल में ये हो सकता है कि जो बिजनेस के जो डायरेक्टर्स हैं वो कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहे, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ, उनके पैसों के साथ कोई मिस यूज़ तो नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए। तो पर्पज जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अलग हो सकता है। तो ऑडिटर को ये भी पहले से पता मतलब यही पहले से भी पता करना पड़ता है कि क्या स्कोप और ऑब्जेक्टिव है उसकी ऑडिटिंग का, फिर उसी के हिसाब से वो आगे काम करेगा। तो प्लान में एक प्लान, ऑडिट प्लान प्रिपेयर करेगा। देन रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, इसके रिस्क असेसमेंट में जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, असेस द रिस्क एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑपरेशन। यानी कि अब प्लान के बाद वो अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देगा, जिसके अंदर वो जो अकाउंट्स उसने एक बार देखे थे, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने एक बार लिए, अब उन स्टेटमेंट्स के अंदर वो चेक करेगा कि कोई फ्रॉड, कोई मिस्टेक, कोई एरर तो नहीं है उनके अंदर। क्या क्योंकि अगर कोई फ्रॉड एरर होगी तो एक तरह से रिस्क जो है एक बिजनेस के अंदर कोई फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क है उसको एसेस करेगा, उसको पहचानेगा, उसको चेक करेगा, वो था रिस्क असेसमेंट। तो सेकंड फेज के अंदर जो ऑडिटर है वो रिस्क, एरर, मिस्टेक्स जो हैं उनको चेक करेगा, उनको इवेलुएट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो बुक्स हैं अकाउंट्स की उनके अंदर। देन टेस्टिंग। अब फिर टेस्टिंग के अंदर क्या करेगा कि वो जो अकाउंट्स है, जो बुक्स हैं, उनको चेक करेगा, टेस्ट करेगा, किसकी हेल्प से, अदर डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से। डॉक्यूमेंट यानी कि अब जो बुक्स के अंदर एंट्रीज की गई है वो किस बेसिस पे की जाती है, कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शंस के प्रूफ क्या होते हैं, वो जो वाउचर हमने पढ़ी थी, वाउचर जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जब हम कुछ खरीदते बेचते हैं तो एक डॉक्यूमेंट जो है वो होता है। तो उन डॉक्यूमेंट की हेल्प से टेस्ट करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो अकाउंट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस लिखे गए हैं वो सही हैं, वो एक्यूरेट है या नहीं। यानी कि क्या पता वाउचर में तो यानी कि जो रिसिप्ट वगैरह हैं, जो बिल्स हैं, उनके अंदर तो अमाउंट अलग है और एंट्रीज जो है वो अलग अमाउंट की कर रखी है। तो एक तरह से वो टेस्ट करेगा उन अकाउंट्स को, उन
ट्रांजैक्शंस को। देन रिपोर्टिंग, अब उसने टेस्ट किया तो उसे कुछ चीज़ें पता चली होंगी कि कोई गलती है या नहीं, कोई फ्रॉड किया हुआ है नहीं, तो उस चीज़ के ऊपर वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कि क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं और कौन कौन सी चीज़ों में क्या फ्रॉड कर रखा है क्या नहीं। वो जो भी उसने टेस्टिंग से पता लगा, जो रिजल्ट निकाले, उनको रिपोर्ट के अंदर लिखेगा, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। एंड देन फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब कि जो जिसको लिए भी वो ऑडिटिंग कर रहा था उसको अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देगा और कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सुझाव भी देगा कि कैसे जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सकती हैं या क्या क्या, जो भी मतलब एक ऑडिटर आपको लगता है कि ये एडवाइस उसने देनी चाहिए तो वो एडवाइस देगा। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस होगी ऑडिटिंग की। अब बात करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक वॉचिंग की। अब वॉचिंग क्या होती है? वॉचिंग से पहले हम वोचर का मीनिंग समझते हैं। वैसे हमने इसका मीनिंग बात कर ली। वोचर क्या होता है? कोई भी बिल, रिसिप्ट या इनवॉइस जिससे पता चले कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग द एंट्रीज इन द रिकॉर्ड। जो बुक्स हैं उनके अंदर जो हमने एंट्री की है, उन एंट्रीज को सपोर्ट करने वाले जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में एक सबूत जो होते हैं, वो होते हैं वोचर। अब वॉचिंग का मतलब क्या होता है? वॉचिंग का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वाउचर हैं, उनके मतलब उनके हेल्प से, उनका यूज करके ये चेक करना कि जो बुक्स हैं उनके अंदर जो एंट्री की गई है वो सही है या नहीं। एक तरह से ऑडिट का ही पार्ट होती है वॉचिंग, क्योंकि हमने बात की थी वॉचिंग का जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख के जो बुक्स हैं उनको चेक किया जाता है कि उनके अंदर एंट्री वगैरह है जो वो सही की गई है या नहीं, ठीक है। तो वॉचिंग क्या होता है? एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू असर्टेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ एंट्री, कि जो एंट्रीज की गई हैं वो ऑथेंटिक, वो सही है या नहीं। In other words, an inspection by the auditor of evidence supporting the transactions made in books। यही सेम बात बोल रखी है कि बुक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक्चुअल में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। वॉचिंग एक टेक्निक है जो ऑडिटर यूज़ करता है जज करने के लिए कि जो एंट्रीज हैं वो उनके अंदर ट्रूथ है या नहीं, यानी कि वो सही, मतलब सही है भी या नहीं, ठीक है। ये डेफिनेशन है वॉचिंग की। वॉचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ आइटम्स, आइटम्स का ट्रूथ जो है उसको टेस्ट करना, अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स हैं, जो अकाउंटिंग की बुक्स हैं, उनके अंदर जो बात लिखी गई है उसको टेस्ट करना ही होता है वॉचिंग। वॉचिंग के अंदर वाउचर जो है उनका यूज किया जाता है, इसीलिए इसको वॉचिंग बोलते हैं। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर होते हैं डॉक्यूमेंट्स जिनसे पता चलता है कि कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हुआ है या नहीं। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव भी वही होंगे जो ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं, वही वॉचिंग के होते हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको वेरीफाई करना, ये पता लगाना कि कोई फ्रॉड, कोई एरर, कोई मिस्टेक, कोई गलती तो नहीं है बुक्स के अंदर। वॉचर जो है उनका एक तरह से जो इंटरनली अगर चेक किया जाए बिजनेस के अंदर, कि इंटरनल सिस्टम के अंदर चेकिंग की जाए तो वो अच्छे से चेक की जा सकती है वॉचिंग के हेल्प से। यानी कि जो वॉचर हैं उनसे हमें पता चल सकता है कि हमने सेम अमाउंट जो है वो डाली है या नहीं, यानी कि कोई जो एक अमाउंट वगैरह है उनकी हमसे कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं होगी। एक तरह से इंटरनली भी अगर हम बिज़नेस के अंदर बात करें कि एक बिज़नेस के अंदर ही हमें हमारी जो अकाउंट्स है वो हमने खुद ही चाहते हैं हम वेरीफाई करना, तो वो जो चीज़ें हैं वो वेरीफिकेशन जो है वो वॉचिंग की हेल्प से अच्छे से हो सकता है। देन एक्यूरेसी जो है उसको ऑब्जर्व करना। एक्यूरेसी मतलब कि अब अकाउंट जो है वो सही से प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं, टोटलिंग वगैरह है, मतलब जो टोटल हम करते हैं वो सही से किया गया है या नहीं। या फिर जो कैपिटल और रिवेन्यू आइटम होते हैं, कैपिटल रिवेन्यू क्या होते हैं? कैपिटल जो लॉन्ग टर्म के लिए जो सिस्टम होता है, मतलब लॉन्ग टर्म वाली जो अर्निंग्स होती है वो होती है कैपिटल, और शॉर्ट टर्म यानी कि एक साल के जो टाइम पीरियड वाली इनकम या एक्सपेंडिचर होते हैं उनको बोला जाता है रिवेन्यू, और लॉन्ग टर्म वाले कैपिटल। तो अब बिजनेस के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं कैपिटल नेचर के, कुछ होते हैं रिवेन्यू नेचर के। मान लो अगर हमने कुछ परचेज की है, परचेज में हमने पेमेंट की है, तो वो परचेज हम अगर बिजनेस के पर्पज से की है, यानी कि उस चीज़ की है जिसका हम ट्रेड करते हैं। जैसे हम जो मान लो हम बिस्किट्स हैं उनका ट्रेड करते हैं, बिस्किट को खरीद के मतलब जो रॉ मटेरियल उसको खरीद के फिर उसको बेच के हम जो है वो हमारा बिजनेस करते हैं। तो अगर हमने परचेज की है रॉ मटेरियल की, बिस्किट बनाने वाले रॉ मटेरियल की को ख़रीदा है, तो ये जो
हमने पेमेंट की है वो हमारी रिवेन्यू नेचर की होगी। क्यों? क्योंकि हम 1 साल के विद इन ही इस रॉ मटेरियल को जो है फिनिश्ड गुड में एक तरह से कन्वर्ट करके इसको सेल कर देंगे। तो ये जो पेमेंट हुई वो रिवेन्यू नेचर की हुई। और ऐसे ही है, अगर हमने कोई एसेट्स खरीदी है, बिजनेस के अंदर कोई एसेट्स खरीदी है, तो इसकी जो पेमेंट होगी वो कैपिटल नेचर की होगी, क्योंकि हम एसेट्स को खरीद के बेच ही नहीं देंगे। एसेट्स का हम लॉन्ग टाइम तक, मतलब 4, 5, 6 साल तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसका यूज करेंगे। तो इस तरह से कैपिटल और जो रिवेन्यू आइटम्स हैं उनको अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया है या नहीं, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको सही से मेंटेन किया गया है या नहीं। क्योंकि अगर हम कैपिटल को रिवेन्यू मान लें या रिवेन्यू को कैपिटल मान लें, इनको एक्सचेंज होते, तो इससे जो रिजल्ट्स हैं, जो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, वो सही से नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि मान लो अब एसेट्स है, एसेट्स की हमने खरीदी, उसकी पेमेंट की, और अगर हम इसको P&L अकाउंट में दिखा दें तो इससे क्या होगा कि एसेट्स, इसके फायदे तो हमें कई साल तक मिलते, लेकिन अगर इसको हम एक ही ईयर के P&L में दिखा दें तो इससे हमारे जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो इसका मतलब हमारे 1 साल के प्रॉफिट जो है वो कम हो गए। लेकिन अगर हम देखें, हमें इस एसेट्स के बेनिफिट तो है वो तो कई साल तक मिलेंगे, लेकिन हमें खर्चा हमने इसका 1 ही साल में मान लिया। तो इसलिए जो कैपिटल और रिवेन्यू आइटम है उनको अलग अलग दिखाया जाता है। तो वॉचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो कैपिटल रिवेन्यू आइटम है उनके बीच का जो डिफरेंस है ट्रांजैक्शंस के अंदर, बुक्स के अंदर, वो सही से किया गया है या नहीं। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है वॉचिंग का। अब वॉचिंग से रिलेटेड ही एक और कंसेप्ट होता है वेरिफिकेशन, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है। अब ये आपके सिलेबस के अंदर वेरिफिकेशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ वॉचिंग दिया हुआ है, लेकिन जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो इन दोनों के मिक्सअप से आते हैं, मतलब इन दोनों में कंफ्यूज करके जो एग्जामिनर है वो सवाल पूछता है। तो आपको वेरिफिकेशन का मतलब भी पता होना चाहिए। अब वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे वॉचिंग का मतलब एक डॉक्यूमेंट की हेल्प से वेरीफाई करना कि एंट्री सही की गई है या नहीं। लेकिन वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है? वेरिफिकेशन के अंदर ये वेरीफाई किया जाता है कि बिजनेस के अंदर जो एसेट्स वगैरह हैं, जो बिजनेस के एसेट्स हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। यानी कि जो बैलेंस शीट के अंदर मान लो जो एसेट्स दिखा रखी हैं वो एक्चुअल में उस बिजनेस के पास है या नहीं। इस चीज़ को वेरीफाई करना, इस चीज़ को चेक करना ही होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कंफर्म करना ओनरशिप, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइटम्स एट द बैलेंस शीट डेट, कि बैलेंस शीट के अंदर जो हमने एसेट्स दिखा रखी हैं, जो आइटम हमने दिखा रखे हैं, उनकी ओनरशिप, मतलब उसके हम मालिक हैं भी या नहीं, उसकी वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखा रखी है उस एसेट्स की, उसकी एक्चुअल में है भी या नहीं। मान लो एक एसेट है, एक बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू हमने दिखा रखी है बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 5 लाख रुपीज़ ही है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करना, इस चीज़ को चेक करना कि जो एक्चुअल में उस एसेट की वैल्यू है वो ही बैलेंस शीट में दिखा रखी है नहीं, इस चीज को बोला जाता है वेरिफिकेशन। देन कि वो आइटम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। मान लो बैलेंस शीट में तो दिखा रखी है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, मतलब 2 बिल्डिंग है ऐसे दिखा रखी है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास एक ही बिल्डिंग है। तो वो कोई आइटम जो बैलेंस शीट में दिखा रखा है वो एग्जिस्टेंट, वो सच में है भी या नहीं, इन चीज़ों को चेक करना ही होता है वेरिफिकेशन। ठीक है, अब डिफरेंस अच्छे से क्लियर करना। वेरिफिकेशन का मतलब है कि ओनरशिप, वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस चेक करना जो बैलेंस शीट के आइटम है उनका। लेकिन वॉचिंग का मतलब क्या था? वॉचिंग का मतलब था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी हेल्प से ये चेक करना कि जो एंट्री है वो सही की गई है या नहीं, यानी कि सेम वैल्यू की गई है या नहीं। इस चीज़ को चेक करना होता है वॉचिंग। और वेरिफिकेशन में ये हमने बात कर ही ली। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है प्रूविंग द ट्रूथ, जो और कन्फर्मेशन, जो सच है उसको प्रूव करना। ये डेफिनेशन दे रखी है, ये आप रीड कर लेना, मतलब आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? अब देखो, ये ऑडिटिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन सिमिलर होता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि इंक्वायरी करना। जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई मतलब इंक्वायरी करते हैं, तो वो होता है इन्वेस्टिगेशन। ऐसे ही जो बुक्स होती हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनको किसी स्पेशल पर्पज के लिए उनको चेक करना, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं कि वो सही है या नहीं, काफ़ी सारे पर्पज होते हैं, उन चीज़ों का चेक करने के लिए जो करते हैं वो होती है ऑडिटिंग। और इन्वेस्टिगेशन किसी स्पेशल पर्पज के लिए ऑडिटिंग करना। अब जो
ऑडिटिंग होती है वो हम सिर्फ ऑडिटिंग जो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज करते हैं कि जो फाइनेंशियल जो एक तरह से अकाउंट्स हैं उनको चेक करना, उनकी एक तरह से उनका ट्रुथ, उनकी एक्यूरेसी जो चेक करना, वो होता है ऑडिटिंग। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हम किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे क्राइम में होता है इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस वगैरह है वो इन्वेस्टिगेट करती है, तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं होता, सिर्फ जो बुक्स हैं, जो फाइनेंशियल जो अकाउंट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड नहीं होता। ये टेक्निकली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, और इकोनॉमिक जो पोजीशन है बिजनेस की उसके लिए भी हो सकता है। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पर्पज है वो किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये जरूर याद रखना है, कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, कोई एक मेन उद्देश्य होगा जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाए। वैसे नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता, लेकिन ऑडिटिंग तो है वो मतलब नॉर्मली भी की जा सकती है कि जो बुक्स हैं वो, लेकिन कुछ एक तरह से कुछ घटना होगी ना तभी इन्वेस्टिगेशन, या कोई अलग से शक होगा किसी बिजनेस के ऊपर, तभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब बात करें फीचर्स की कि इन्वेस्टिगेशन की क्या फीचर है, तो मीनिंग है उसी से हम फीचर निकालते हैं। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब है कि डिटेल मतलब डीप में जो चीज़ें हैं उनको चेक किया जाता है। ऑडिटिंग में तो हमने सिर्फ भाई ये अकाउंट्स हैं इनको वेरीफाई करना है कि इनमें डाटा सही, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम बिल्कुल डीप में बिल्कुल चीज़ों की डीप में जाने की कोशिश करते हैं कि कोई मतलब कोई बुक्स में कहीं पे कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है? सस्पिशियन मतलब एक शक जब हमें हो किसी कोई भी चीज़ है उसके ऊपर कोई शक हो, तब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे कि जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वो उसी से आप कंसिडर कर लो। पुलिस वैसे ही तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, पुलिस को कहीं पे कोई शक होता है तब इन्वेस्टिगेट करती है। ऐसे ही जो बिजनेस के अंदर जो अकाउंट्स का जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी तभी किया जाता है जब कोई शक हो कि कोई बिजनेस है उसके अंदर फ्रॉड चल रहा है, कुछ शक हो, तभी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। लेकिन ऑडिटिंग तो हम वैसे भी करते हैं नॉर्मली, जो है वो कंटिन्यूटी लगातार भी ऑडिटिंग जो है वो वैसे बिना किसी शक के भी की जा सकती है। ठीक है, एक्सटेंड टू द एग्जामिंग ऑफ इंडिविजुअल। अब जो ऑडिटिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बुक्स को ऑडिट करते हैं कि जो अकाउंट है उनके अंदर चीज़ें सही लिखी गई है नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स और जो कंपनी के दूसरे ऑफिसर्स हैं उन पे भी कर सकते हैं। यानी कि जो इंडिविजुअल हैं, जो पर्सन्स हैं, उनको भी एग्जामिन कर सकते हैं, उनको भी उनके ऊपर भी एक तरह से जैसे बुक्स जो है अकाउंट्स हैं उनको चेक करते हैं, उसी तरह से इंडिविजुअल्स के बारे में भी चेक किया जा सकता है कि उन्होंने कोई फ्रॉड वगैरह कुछ चीज़ें तो नहीं की, तो इस तरह से इंडिविजुअल को भी एग्जामाइन किया जाता है। देन अब मैं इसको एक इन्वेस्टिगेशन को ऑडिटिंग से के साथ कंपैरिजन करके जो है वो आपको इसकी फीचर्स बता रही हूँ, क्योंकि कंपैरिजन से चीज़ें अच्छे से समझ आती है। ठीक है, देन इट डज नॉट, इसकी हमने बात कर ही ली कि जो हम ऑडिटिंग है वो हम सिर्फ फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके पर्पज से करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हम टेक्निकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मैनेजरियल एस्पेक्ट किसी भी एस्पेक्ट से कर सकते हैं। जैसे अगर कोई टेक्निकली कोई कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है, कुछ चीज़ें गड़बड़ लग रही हैं, तो हम उस पर्पज से भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल में, इकोनॉमिकली और मैनेजरियल, इसी तरह से अलग अलग एस्पेक्ट से हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की हमने बात कर ली, कोई एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ रीजन होना चाहिए, तभी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ऐसे जनरली नहीं किया जाता। ठीक है, स्कोप एंड नेचर की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप है वो लिमिटेड भी हो सकता है और एक्सटेंडेड भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर सबमिट हिज रिपोर्ट टू इन्वेस्टिगेशन ओनली टू हिज क्लाइंट हु अपॉइंट हिम। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जिसको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया जाता है, जो पर्सन मान लो अब कोई ए पर्सन है, इसको अपॉइंट किया गया बी पर्सन के द्वारा कि आप जो है वो इस कंपनी के, एक कंपनी है XYZ, इस कंपनी को इन्वेस्टिगेट करोगे, तो ये ए पर्सन इसको इन्वेस्टिगेट करके अपनी जो रिपोर्ट है वो बी पर्सन को, जिसने इस ए को अपॉइंट किया था, उसको सबमिट करेगा। ठीक है, then investigation report the factual of information in given to any analytical and descriptive manner। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसने पता की है उसको एक एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव मैनर में जो है वो बताया जाएगा, दी जाएगी।
देन नो स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजंस आर फ्रेम्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए ये नहीं है जैसे ऑडिटिंग के लिए है कि भाई जो चीज़ें हैं वो कैसे चेक करनी है, कौन चेक करेगा, वो एक स्पेसिफिक जो रूल प्रोविजंस जो है वो एक्ट्स के अंदर बनाए गए हैं, लॉ के अंदर बनाए गए हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल्स या प्रोविजंस नहीं फ्रेम किए गए। ठीक है, तो ये मेन फीचर्स थी इन्वेस्टिगेशन की। अब इनसे कैसे सवाल बन सकता है एग्जाम में, आपको 2-3 फीचर्स दे देंगे, उसमें से पूछ सकते हैं कि ये मतलब कि इन्वेस्टिगेशन की इनमें से फीचर कोई है या नहीं है, या इसको ऑडिटिंग के साथ एक तरह से आपको कंफ्यूज करके भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन दोनों का मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हम डिफरेंस को है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वैसे हमने इनकी बात कर भी ली साथ साथ में। अब देखो जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट ऑन अ प्री डिटरमाइंड पर्पज। पहले से एक पर्पज, एक स्पेसिफिक पर्पज होता है इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन ऑडिटिंग का ऐसा कोई जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक पर्पज हो। ऑडिटिंग हम वैसे ही जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट है उनके अंदर चीज़ें सही दिखाई गई है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कवर नॉट ओनली एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, इट इन्वॉल्व प्रोबिंग डीप इनटू द मैटर, लुकिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फार बिहाइंड द बुक्स। अब देखो इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जो बुक्स हैं अकाउंट्स की, जो बिजनेस के अंदर जो बुक्स बना रखी हैं अकाउंट की, उनको ही चेक करना है। इन्वेस्टिगेशन में और भी डीप में जाके उस बुक्स के अलावा और जो चीज़ें हैं उनको भी चेक किया जा सकता है। जैसे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनसे पूछताछ की जा सकती है, डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनसे पूछताछ की जा सकती है। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन सिर्फ अकाउंट्स तक लिमिटेड नहीं होता कि जो बुक्स हैं उन तक को एग्जामाइन करने तक लिमिटेड नहीं होता, और भी डीप में जो है इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है, उसको भी देखा जा सकता है या चेक किया जा सकता है। लेकिन ऑडिट जो है वो सिर्फ उसके अंदर हम सिर्फ अकाउंट्स जो हैं उनको ही चेक करते हैं, जो बुक्स हैं जहाँ पर एंट्रीज की गई हैं उनको ही, उन्हीं चीज़ों को चेक करते हैं कि भाई उनके अंदर एंट्री सही की गई है या नहीं। देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एन इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी ए चार्टेड अकाउंटेंट। अब देखो जो इन्वेस्टिगेटर है, जरूर ये चीज़ कहीं पर कंपलसरी नहीं की गई है कि वो जो इन्वेस्टिगेट करने वाला जो बंदा है, जो पर्सन है, वो चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए ही होना चाहिए, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक ऑडिटर जो है वो एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक सीए ही होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी बोला गया है कंपनी एक्ट के अंडर। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग के बीच। अब बात करते हैं प्रोसीजर की, कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी क्या प्रोसेस होती है, मतलब क्या स्टेप, पहले क्या काम किया जाता है, फिर क्या ऐसे। ठीक है, इसको समझते हैं। अब देखो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या किया जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल पर्पज होता है, कोई एक मेन उद्देश्य होता है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, किस चीज़ के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो स्कोप है वो इन्वेस्टिगेशन का क्या है, यानी कि हमने क्या चीज़ें, क्या पर्पज है, उसके लिए हमें कहाँ क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, उस चीज़ को डिटरमाइन किया जाएगा, उस चीज़ को जाना जाएगा। देन जिस तरह से जो भी काम करते हैं उसके लिए प्लान एक तो तैयार करते हैं कि कैसे कैसे हम चीज़ें करेंगे। तो वो प्रोग्राम जो है, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम है, उसको फॉर्म किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। ठीक है, कि जो भी हम बिजनेस है उसके किस मतलब कि किस नेचर का जो बिजनेस है उसके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे कि कैसे हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे उनको चेक करेंगे। देन कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंस के अंदर ही मेन काम किया जाता है। इसके अंदर ही हम जो इन्फॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हमें लग रहा है कि इन चीज़ों में कोई गड़बड़ है, वहाँ पर हम चीज़ों को चेक करेंगे, उन अकाउंट्स को चेक करेंगे या उन पर्सन से पूछेंगे, जो एक कंपनी के जो मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे पूछेंगे वो जो भी एविडेंस हमें चाहिए है, जो हमें हमारा जो मेन पर्पज है, जिसको हम सोच के हमने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो हमें एविडेंस, जो हमें सबूत जो है एक तरह से वो इकट्ठे करेंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। फिर वो जो एविडेंस हमने कलेक्ट किए उनको हम एनालाइज करेंगे, उनको हम देखेंगे, उनको एक केयरफुली ध्यान से हम उनको समझने की कोशिश करेंगे और एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो उन कंक्लूजन से ही हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो इंटरप्रेट होगी, यानी कि लास्ट में कुछ फाइंडिंग, कोई मेन जो कंक्लूजन निकलेगा वो होगी फाइंडिंग्स। और फिर हर चीज़ की तरह ही उन फाइंडिंग्स की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, देन रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। तो ये होता है प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का। पहले ऑब्जेक्टिव और जो स्कोप हैं वो डिटरमाइन किए जाएंगे, उनको जाना जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम जो है उसको फॉर्म किया जाएगा, एविडेंस उसके बाद कलेक्ट किए जाएंगे और फिर उन एविडेंसों को, वो जो चीज़ें हमने पता की, उनको एनालाइज किया जाएगा और फाइनल कंक्लूजन जो है उसको निकाल के उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी।
ठीक है, तो ये होगा प्रोसीजर, प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन की। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। क्या ऑब्जेक्टिव, क्या पर्पज होता है इन्वेस्टिगेशन का? तो पर्पज डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे, यानी कि हम किस चीज़ के लिए जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि हम एक तरह से मतलब वो जो स्पेसिफिक पर्पज होगा उस पर डिपेंड करेगा कि क्यों हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। जैसे कि जब एक पर्सन है पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करना चाहता हो, तब वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। पार्टनरशिप फर्म कैसे, एक मतलब जो पार्टनरशिप फर्म होती है जहाँ पर काफ़ी सारे पार्टनर्स जो वर्क करते हैं, ऐसे ही कोई एक अलग इंडिविजुअल पर्सन है वो इस फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो इन्वेस्टिगेट करवा सकता है उस फर्म के जो अकाउंट्स हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट्स, एफिशिएंसी की ये फर्म जो है वो सही है भी या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए, यानी कि एक स्पेशल पर्पज हो गया, तो इसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करवा सकता है। ठीक है, देन टू परचेज ए रनिंग बिजनेस। अब कोई एक बिजनेस है उसको खरीदना चाहता है कोई पर्सन, तो इसलिए भी वो इन्वेस्टिगेट करवा सकता है कि भाई एक इन्वेस्टिगेट करो कि सही में ये जो बिजनेस दिखा रहा है वो एक्चुअल में है भी या नहीं, तो इस पर्पज से भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा सकता है। देन टू लैंड मनी। अब एक कोई कंपनी है वो कहीं से लोन लेना चाहती है एक बैंक से, ठीक है, एक बैंक से लोन लेना चाहती है, तो ये बैंक जो है वो इस कंपनी को इन्वेस्टिगेट करवा सकता है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसको लैंड मनी उधार दे रहा है। तो अब कोई भी किसी को पैसे उधार देता है तो पहले उसके बारे में पता तो करता है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट तो करता है कि ये पर्सन के अंदर मतलब ये पर्सन इतना है, इसके वैल्यू, इसके पास इतनी चीज़ें वैल्यूएबल सिक्योरिटीज या एसेट्स है भी या नहीं कि ये वापस मेरे लोन जो है वो पे कर सके, वापस पेमेंट उसकी कर सके। तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको चेक करने के लिए जब किसी को कोई एक किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे उधार देता है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। टू डिटेक्ट फ्रॉड। अब कई बार क्या होता है कि हमें किसी के मतलब एक तरह से जो शक होता है, जो सस्पिशन होता है कि ये जो मतलब मान लो अब जैसे कंपनी के केस में ही मान लो कि इस कंपनी को चला कौन रहे हैं, डायरेक्टर्स रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स को ऐसा शक हो जाए कि ये जो डायरेक्टर है वो हमारे पैसे का मिस यूज कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो इस फ्रॉड को चेक करने के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी जो अब इस मतलब इस बिजनेस के अफेयर्स जो हैं, इस कंपनी के अफेयर्स जो अकाउंट्स जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं कि कहीं पे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। फ्रॉड को चेक करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब कई बार क्या होता है कि जो कई कंपनीज होती है उनकी मार्केट के अंदर जो शेयर्स की जो वैल्यू है वो एक मतलब जो जैसे एक पब्लिक कंपनी होती है और एक प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होते हैं उनकी वैल्यू सबको पता होती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनके लिस्टेड नहीं होते, तो मतलब जिनके लिस्टेड नहीं होते तो उनकी सही वैल्यू को मतलब पता करने के लिए कि इसके कंपनी के शेयर्स की क्या सही में वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उसके बारे में पता करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की क्या वैल्यू है शेयर्स की, उसको पता करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो ये पर्पज हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के, यानी कि इन रीजन्स की वजह से इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक हो गए, 2 पॉइंट और रहते हैं। टू सीक डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जब कोई कंपनी कोई मतलब एक बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, यानी कि व्हेन अ पर्सन हैज़ टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस ही कीप्स मैनी फैक्टर इन माइंड सच एज अ गुडविल, अर्निंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो अब देखो कोई एक ये वैसे ही हमने जो पहले पॉइंट बात कर ली उन्हीं में उस मतलब वही सेम बात है। अब कोई कंपनी है, बिजनेस है, एक पर्सन है, ए पर्सन है, ये पर्सन इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है अपने पैसे, तो अब पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक तो करेगा कि ये कंपनी जो है वो सही चल भी नहीं रही है या नहीं। तो इसलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बिजनेस को चेक करना कि उसको इन्वेस्टिगेट करवाना, उसके बारे में पता करना कि सही में ये बिजनेस जो है वो सही अच्छे से चल रहा है, ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर भी रहा है नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ठीक है, व्हेन अफेयर्स ऑफ कंपनी आर नॉट बीइंग प्रॉपरली मैनेज्ड। अब देखो ये इन्वेस्टिगेशन मतलब गवर्नमेंट करवा सकती है जब गवर्नमेंट जो है उसको लगे कि कंपनी जो है उसके अफेयर्स सही से मैनेज नहीं किए जा रहे, या गवर्नमेंट ये पता करने के लिए कि भाई इस कंपनी के जो अफेयर्स हैं मतलब इस कंपनी का जो काम है वो सही से मैनेज किया भी जा रहा है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर सकती है इस कंपनी के अफेयर्स को चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये पर्पज हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्यू डिलिजेंस की। अब ये एक ड्यू डिलिजेंस वाला टॉपिक भी है, मेंशन है आपके सिलेबस के अंदर, ड्यू डिलिजेंस। अब ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है
comprehensive analysis of either a person or a business to stabilize their credibility during a legal transactions। जब एक पर्सन, एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल या बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उस ट्रांजैक्शन से पहले वो पर्सन ये भी श्योरिटी चाहता है, मतलब ये चीज़ भी उसको मतलब एक पता करना चाहता है कि जिसके साथ भी मैं ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। मतलब जैसे हम बोरोवर और लेंडर वाला ही कर लो कि एक ए पर्सन जो है और एक बी पर्सन है, ये ए पर्सन इसको कुछ पैसे उधार दे रहा है, ठीक है, और बी पर्सन इससे उधार ले रहा है। तो अब ये ए पर्सन ये ट्रांजैक्शन करने से पहले, ये उधार पे पैसे, ये लोन देने से पहले ये चीज़ भी चेक करेगा, ये चीज़ भी का भी कोई इन्वेस्टिगेट करेगा या पता करेगा कि जो ये बी पर्सन है ये मतलब मैं इसको पैसे दे रहा हूँ तो इससे कहीं मेरे को नुकसान ना हो जाए। ये एक तरह से मतलब जब हम कोई काम करते हैं तो हम एक पहले से ही संभल के जो चलते हैं, मतलब वो जो संभल के चलना होता है उसी को बोला जाता है ड्यू डिलिजेंस। मतलब एक लीगल ट्रांजैक्शन के अंदर को एक लीगल ट्रांजैक्शन है उसको फॉर्म करने से पहले से ही एक तरह से सतर्क होना, उस चीज़ के बारे में पता करना कि हाँ मैं ये जो ट्रांजैक्शन जो ये एग्रीमेंट कर रहा हूँ उससे मेरे को कोई इन फ्यूचर नुकसान तो ना हो, मतलब ये कोई मेरे साथ फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, उस चीज़ को चेक करना होता है ड्यू डिलिजेंस। अब ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, इसके आगे हमने वर्ड लगा दिया तो ये क्या हो गया, ए ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट, फाइनेंस, परफॉर्मेंस, मिशन, हिस्ट्री, क्लाइंट, एनीथिंग एल्स दैट डिटेल्स हाउ ए बिजनेस फंक्शन। अब ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन यानी कि एक बिजनेस के, एक कंपनी के मैनेजमेंट का, उसके फाइनेंस का, उसकी परफॉर्मेंस कैसा काम कर रहा है, उसकी क्या मिशन है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसके क्या क्लाइंट वगैरह जो हैं वो कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना ही होता है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन। अब ये कब किया जाता है, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट, कोई एक तरह से ये हमने बोला कोई लीगल ट्रांजैक्शन या मतलब कोई भी एग्रीमेंट, मान लो आप कोई भी एग्रीमेंट करने जा रहा हो तो उससे पहले वो जो के बारे में जो पता करता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसको बोला जाता है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन। ये किन किन केसेस में होता है, जब मान लो एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, ये ए वाला जो है वो इस बी वाले को अपने कंपनी मतलब अपने अंदर मर्ज करना चाहता है। एक तरह से मर्ज का मतलब आपको पता होगा कि जब जो दो कंपनीज है, एक कंपनी ये ए कंपनी बी कंपनी को खरीद ले, ठीक है, या मतलब ऐसे ही होता है अमलगेशन, ये वैसे इनके जो डिटेल में मीनिंग जो हो अलग अलग होती है, लेकिन आप सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि मर्जर का मतलब है कि एक मर्ज करना, एक इन दोनों को मिला के एक बनाना। तो जब ये कोई एक कंपनी को मर्ज करना चाहता है या कोई कंपनी को खरीदना चाहता है तो उन केसेस में पहले से ही इन्वेस्टिगेशन जो करना है, इन्वेस्टिगेशन करना उस बिजनेस के बारे में, वही होता है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ ऑडिट वर्क की, यानी कि जो ऑडिटिंग का जो काम है उसको करने के डिफरेंट मेथड्स। तो ऑडिट वर्क क्या होता है, ऑडिट वर्क वही कि जो ऑडिट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, उनको चेक करना, उनकी वो एक्यूरेट हैं, सही हैं, कंप्लीट हैं या नहीं, या फिर जो लॉ हैं, जो रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो बनाए गए हैं या नहीं, उनके अकॉर्डिंग कंप्लायंस का मतलब है कि उनके अंदर जो बातें लिखी गई हैं उन वही सेम तरीके से उन्हीं प्रोविजंस के साथ, उन्हीं रूल्स के साथ वो बनाए गए हैं या नहीं, इस चीज को चेक करना ही होता है ऑडिट वर्क। यानी कि ऑडिटिंग का क्या काम होता है वो, अब ऑडिटिंग का मतलब समझ आ गया आपको, तो ऑडिटिंग का वर्क भी आपको पता चली गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड्स की कि ये जो ऑडिटिंग का काम करने के लिए जो ऑडिटर होता है वो कौन कौन से मेथड्स या अप्रोचेज यूज करता है। तो यहाँ पर 7 अप्रोचेज आपको गिवन है। रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच, सब्सटेंटिव ऑडिट अप्रोच, कंप्लायंस ऑडिट अप्रोच, इंटरनल ऑडिट अप्रोच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट अप्रोच, परफॉर्मेंस ऑडिट अप्रोच या फोरेंसिक ऑडिट अप्रोच। अब इनको एक एक को डिटेल में समझते हैं। तो अब ये जो अप्रोचेज हैं, ये जो मेथड्स हैं, ये कुछ अलग नहीं है, कुछ मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब हमने ऑडिट का मीनिंग पढ़ा, तो ऑडिट एक बिजनेस के जो ऑडिट है मतलब किस काम के लिए हम ऑडिट कर रहे हैं, किस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उसकी अप्रोच होगी। जैसे फर्स्ट देखो रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। अब ये रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच का मतलब होता है, इसके अंदर क्या काम करता है ऑडिटर, आइडेंटिफाई करता है और चेक करता है, असेस करता है रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइंट्स बिजनेस। जो एक क्लाइंट का जो बिजनेस है उसमें क्या रिस्क है। अब रिस्क कैसे कि उसका जो इंटरनल जो सिस्टम है यानी कि उसके
के जो इंटरनली जो इन्फॉर्मेशन है उनको चेक किया जाता है, यानी कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको इवेलुएट, उसको जो है एक तरह से इवेलुएट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि कहीं पे कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है या कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पे रिस्क हो या जिनकी वजह से एक जो बिजनेस है उसके लिए रिस्क क्रिएट हो जाए, तो उस चीज़ को चेक करना ही रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच होगी। देन सब्सटेंटिव ऑडिट अप्रोच, ये सब्सटेंटिव ऑडिट अप्रोच का मतलब क्या होगा कि बिजनेस के जो बुक्स हैं, यानी कि जो मेन पर्पज होता है ऑडिटिंग का, जो बुक्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन वो सच मतलब उनके अंदर जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है वो रिकॉर्ड एक्यूरेट, वो रिकॉर्ड सही है या नहीं, इस चीज़ को चेक करना के लिए जो मतलब जो मेथड होगा या जो अप्रोच होगी उसको बोला जाएगा सब्सटेंटिव ऑडिट अप्रोच। यानी कि बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनके अंदर रिकॉर्ड्स जो है वो सही बनाए गए हैं या नहीं, इस चीज़ को चेक करना सब्सटेंटिव ऑडिट अप्रोच। देन कंप्लायंस ऑडिट अप्रोच, कंप्लायंस का मतलब है कि जो लॉ हैं, जो रूल्स हैं, जो एक्ट हैं, उनके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनमें जो बातें लिख रखी हैं कि अकाउंट्स जो है वो बिजनेस की इस तरह से प्रिपेयर करने हैं या बिजनेस का जो अंदर का काम है वो इस तरह से होना चाहिए, तो वो उनके अकॉर्डिंग, उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें बनाई गई है या नहीं। मान लो अब जो कंपनी एक्ट है उसके अंदर बताया गया है कि बैलेंस शीट जो है उसके अंदर पहले ये चीज़ें दिखानी चाहिए या ये फॉर्मेट होना चाहिए बैलेंस शीट का, तो क्या हम बिजनेस के जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट जो इस एक्ट के अंदर बताया गया वही है या नहीं, इस चीज़ को चेक करना हो गया कंप्लायंस ऑडिट। यानी कि ये चीज़ वेरीफाई करना कि जो एप्लीकेबल जो लॉ रेगुलेशंस हैं उनके साथ बिजनेस का जो ऑपरेशंस हैं वो उसके साथ कंप्लाई करते हैं या नहीं। कंप्लाई का मतलब कि वो उस तरीके से उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं या नहीं, इस चीज़ को चेक करना ही होता है कंप्लायंस ऑडिट अप्रोच। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट अप्रोच। इंटरनल ऑडिट अप्रोच का मतलब कि एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर की चीज़ों को वेरीफाई करना, उनको चेक करना। अब उनको कैसे एग्जामाइन करना, क्या क्या चीज़ें, पॉलिसीज, प्रोसीजर और प्रैक्टिस, यानी कि एक बिजनेस के अंदर की जो पॉलिसी है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या उसके प्रोसीजर है, जो भी मतलब काम करने का, जो अकाउंट्स हैं उनको प्रिपेयर करने का, ऑडिटिंग से रिलेटेड है, तो उन चीज़ों को चेक करना हो गया इंटरनल ऑडिट अप्रोच। देन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्रोच। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी क्या होती है, इसके अंदर जो डेटा है, जो डेटा एक बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है उसकी वो सिक्योर है या नहीं, को चेक करना, उसकी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को चेक करना होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट अप्रोच। अब इसकी डाटा की कैसे सिक्योरिटी, क्योंकि कई बार जो साइबर क्राइम होते हैं उनमें क्या होता है कि एक कंपनी के डेटा जो है उसको जो है चुरा लिया जाता है या उसको हैक वगैरह कर लिया जाता है, तो आईटी जो ये अप्रोच है, आईटी ऑडिट अप्रोच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्रोच, इसके अंदर यही चीज़ चेक किया जाता है कि जो डेटा है वो सिक्योर है या नहीं, इसकी जो सिस्टम है वो अपने डेटा को सिक्योर कर पा रहा है या नहीं, उस सिक्योरिटी को चेक करना, उसको एग्जामाइन करना होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट अप्रोच। देन परफॉर्मेंस ऑडिट अप्रोच। परफॉर्मेंस यानी कि जो काम है बिजनेस का, जो परफॉर्मेंस है उस चीज़ को एग्जामाइन करना कि वो इफेक्टिवली हो रही है या नहीं। यानी कि एक बिजनेस का जो काम होता है, जो कि इसको ये काम करना है, तो वो जो पर्टिकुलर काम है उसका एक मेन पर्पज होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पूरे बिजनेस का जो गोल है उसको अचीव करना। इस गोल को ध्यान में रख के ही काम किया जाता है, तो इस गोल को ध्यान में रख के ही ये काम हो रहा है या नहीं, परफॉर्मेंस जो है वो हो रही है नहीं, इस चीज़ को चेक करना परफॉर्मेंस ऑडिट अप्रोच। देन फोरेंसिक ऑडिट अप्रोच। अब ये फोरेंसिक ऑडिट अप्रोच यानी कि जो फाइनेंशियल जो एक तरह से जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मतलब उनको इस तरीके से चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना कि कोई फ्रॉड वगैरह तो ना हो, वो होता है फोरेंसिक ऑडिट अप्रोच। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती कि इनसे कोई सवाल आएंगे, बट फिर भी आप इनको रीड कर लेना। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे सवाल काफ़ी बन सकते हैं, इसको आपको अच्छे से करना है, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। अब हमने बात की थी कि ऑडिटिंग जो है वो कुछ जो बिजनेसेस हैं उनके लिए कंपलसरी होती है और कुछ के लिए कंपलसरी नहीं होती। जैसे प्रोप्राइटरशिप होती है, एक अकेला बिजनेस जो बिजनेस लाता है वो प्रोप्राइटरशिप, तो वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप उसमें के केस में जो है कंपलसरी नहीं होती ऑडिटिंग करवानी, उसकी अपनी मर्जी होती है, वो अपने अकाउंट ऑडिट करवाना चाहता है या नहीं। ऐसे ही जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके केस में भी कंपलसरी नहीं होता, अपनी मर्जी होती है। लेकिन जो कंपनीज होती हैं, जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज होती है, उनके केस में
ये चीज़ कंपलसरी होती है कि जो ऑडिटर है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑडिटर जो है वो बुक्स चेक करेगा, उसे चेक करवानी है हर साल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लिमिटेड कंपनीज के ऑडिटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में कि कैसे जो है वो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि इन्हीं से सवाल जो है वो ज़्यादा बनते हैं। अब ये आपको चीज़ें मैंने बताई दी। ऑडिटिंग ऑफ लिमिटेड कंपनीज का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंटली जो है मतलब एक जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी जो बुक्स हैं, यानी कि उसकी जो P&L और बैलेंस शीट, इनको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको चेक करना, उनको एग्जामाइन करना कि वो फेयरली सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं, यानी कि जो सारे मटेरियल हैं, मतलब जो मटेरियल एस्पेक्ट, यानी कि जो चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं वो सही है या नहीं, एक मतलब फेक चीज़ें तो नहीं लिखी गई। इन सारी चीज़ों को चेक करना ही होता है ऑडिटिंग लिमिटेड कंपनीज की, ठीक है, ऑडिटिंग ऑफ लिमिटेड कंपनीज। अब ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग ऑफ लिमिटेड कंपनीज से रिलेटेड, कि जो कंपनीज और लिमिटेड कंपनीज की ऑडिटिंग होती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, कौन ऑडिटर बन सकता है इन कंपनीज का, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, कौन नहीं बन सकता, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को। देन एक ऑडिटर का, एक कंपनी के ऑडिटर का क्या लीगल स्टेटस और पोजीशन होता है, यानी कि कंपनी के अंदर इसको क्या कंसीडर किया जाता है, लीगल स्टेटस। और ये चलो हम आगे पॉइंट करेंगे तब डिस्कस करते हैं। राइट क्या है एक ऑडिटर के, मतलब क्या क्या एक्सेस कर सकता है एक ऑडिटर, क्या राइट हैं एक कंपनी के ऑडिटर के। देन कुछ उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, वो क्या है। देन फाइनली लाइबिलिटीज़ क्या है एक ऑडिटर की, कोई ऑडिटर कुछ अपना जो काम है वो सही से नहीं करता तो क्या उसकी लाइबिलिटीज़ फिक्स की जाती हैं, उनके बारे में ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की कि एक लिमिटेड कंपनी का कौन ऑडिटर बन सकता है। तो इसकी हमने पहले भी बात कर ली। वो पर्सन ऑडिटर बन सकता है कंपनी का जो चार्टेड अकाउंटेंट हो, यानी कि उसने सीए कर रखी हो। कहाँ से, अब सीए का मतलब क्या है, जो ये जो चार्टेड एक्ट है 1949 ये डिफाइन करता है कि सीए कौन होता है, ठीक है। तो यानी कि उसने सीए की डिग्री ले रखी हो, ये चीज़ है इस एक्ट के अंदर भी ये बात बोली गई है, तो वो सीए होना चाहिए सबसे पहले मेन क्वालिफिकेशन। फिर बात करें कि अगर एक, ये तो हो गया एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अगर एक कंपनी जो है उसका ऑडिटर बनता है तो। लेकिन अगर एक फर्म, एक पूरी फर्म जो है वो अगर ऑडिटर बनती है एक कंपनी की, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो एक फर्म के सारे पार्टनर, फर्म क्या होती है, काफ़ी सारे दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिलकर एक फर्म बनाते हैं। तो एक फर्म के केस में उस फर्म के सारे जो पार्टनर हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए, ठीक है। फर्म पार्टनर ऑफ फर्म मस्ट बी चार्टेड अकाउंटेंट, सारे जो पार्टनर है वो चार्टेड अकाउंटेंट अगर हैं तो वो भी क्वालिफाई होती है एज ए बिकमिंग एन ऑडिटर ऑफ एक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट और कौन बन सकता है, वन होल्डर ऑफ ए सर्टिफिकेट अंडर रिस्ट्रिक्टेड ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स 1956, यानी कि ये जो रूल है रिस्ट्रिक्टेड ऑडिटर्स सर्टिफिकेट रूल्स 1956, अगर इससे ये जो अगर एक सर्टिफिकेट जो मिलता है वो अगर किसी ने ले रखा है तो वो भी क्वालिफाई होता है, वो भी एक ऑडिटर बन सकता है कंपनी का, ठीक है। तो ये जो तीन एक तरह से पर्सन या एंटिटीज़ जो हैं वो बन सकते हैं अगर इन्होंने ये क्वालिफिकेशंस अगर किसी के पास है तो वो एक लिमिटेड कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की कि कौन नहीं बन सकता। अब ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में ज़्यादा सवाल मैंने देखे पेपर के अंदर पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। अब बात करें कौन डिस्क्वालीफाई है, तो ए बॉडी कॉरपोरेट, एक बॉडी कॉरपोरेट जो है यानी कि एक कंपनी जो बॉडी कॉरपोरेट होती है जो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है वो एक ऑडिट कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकती। देन एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक जो कंपनी है जिसका ऑडिटर अब हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का कोई मतलब जो ऑडिटर है वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय या ऑफिसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी कंपनी है, एक लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर कोई भी काम करने वाला जो पर्सन है एम्प्लॉय या कोई मैनेजर वगैरह यानी कि वो उसका ऑफिसर हो गया, तो ये पर्सन एलिजिबल नहीं होता या क्वालिफाई नहीं होता ऑडिटर बनने के लिए। देन ए पर्सन हु इज़ अ पार्टनर एंड हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, यानी कि वो एक कंपनी जो है उसके जो ऑफिसर है, मतलब एक तरह से ये देखो एक ये कंपनी का के अंदर एक ऑफिसर है, ठीक है। अब इस ऑफिसर के साथ
मिलके एक पर्सन जो है वो पार्टनर है, तो ये भी जो है वो नहीं एलिजिबल होता एक कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। ए पर्सन हु इन डेप्ट टू द कंपनी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1000, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसने कंपनी को 1000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट एक्सीड डेट की है, मतलब दे रखी है, तो वो पर्सन भी एलिजिबल नहीं होता ऑडिटर बनने के लिए। देन ए डायरेक्टर और मेंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर या फिर उसका डायरेक्टर, ये भी एलिजिबल नहीं होते, ये भी नहीं बन सकते एक ऑडिटर। तो ये 5 जो पॉइंट्स हैं ये बताते हैं कि कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, कौन डिस्क्वालीफाई है एज ए बिकमिंग एन ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट, किसी कंपनी या का ऑफिसर या एम्प्लॉय, या फिर कोई कंपनी है उसका ऑफिसर और एम्प्लॉय, उसके साथ में कोई उसका पार्टनर। देन कोई पर्सन जिसने 1000 रुपये से ज़्यादा कंपनी को इंडेट कर रखे हैं, दे रखे हैं। देन कोई भी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर और मेंबर, ये नहीं बन सकते ऑडिटर। अब बात करें अपॉइंटमेंट की कि एक कंपनी के जो ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो मेनली जो है ऑडिटर को कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन शेयर होल्डर्स, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स, और गवर्नमेंट। ये 3 जो हैं पार्टीज अपॉइंट कर सकती हैं एक कंपनी के ऑडिटर को। अब बात करें हम कौन कैसे कर सकता है, तो सबसे पहले जब एक कंपनी बनती है, जब एक कंपनी रजिस्टर होती है, तो उस रजिस्टर होने के विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, यानी कि जब कंपनी बनी उसके 1 महीने के अंदर ही उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। उसी को बोला जाता है फर्स्ट ऑडिटर। कौन अपॉइंट, किसको अपॉइंट करना होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर ही फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट ऑडिटर ये अपॉइंट करते हैं, ये कब तक ऑडिटर रहता है, ये ऑडिटर जो है वो तब तक रहता है जब तक उस कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती, ठीक है। जो एनुअल जनरल, अब जो कंपनीज होती है उनकी एनुअली मतलब हर साल एक मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग। तो वो जो पहली एक कंपनी जब बनती है तो तब जो उसकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसको तो फर्स्ट ही बोला जाएगा। तो जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उस टाइम पीरियड तक ये जो फर्स्ट ऑडिटर है वो रहता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर, ठीक है। अब मान लो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1 महीने के अंदर जो ऑडिटर हैं वो अपॉइंट नहीं करते, तो फिर इसके बाद जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो है उनकी मतलब वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर को, ठीक है। वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस में नहीं करते हैं तो, ठीक है। देन अब बात करें सब्सिक्वेंट ऑडिटर की कि फर्दर जो इस फर्स्ट ऑडिटर के बाद वाले जो ऑडिटर हैं, तो एवरी सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज अपॉइंटेड एवरी ईयर, हर साल अपॉइंट किया जाता है एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा हर जनरल मीटिंग के अंदर जो ऑडिटर है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इस सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स एट एनी जनरल मीटिंग विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि अगली जो जनरल मीटिंग होगी, अब हर साल होती है तो हर साल ही जो अपॉइंट किया जाता है, और कब तक रहेगा वो, अगली जो जनरल मीटिंग होगी उस तक, ठीक है। अब इसमें जो है अपॉइंट किया गया तो ये कब तक रहेगा, अगली जनरल मीटिंग तक। ये होता है फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब बात करें लीगल स्टेटस की और पोजीशन की एक कंपनी के ऑडिटर की। अब लीगल स्टेटस या पोजीशन क्या होता है, अब देखो कंपनी जो है उसके अंदर जो काम करते हैं उनकी एक पोजीशन, उनका एक स्टेटस होता है कि वो मैनेजर है या वो सीईओ है या कोई वर्कर है। तो एक ये जो मतलब जो ये पोजीशन, ये जो स्टेटस है, इस तरह से एक ऑडिटर का क्या स्टेटस होता है कंपनी के अंदर। तो जो एक ऑडिटर होता है वो क्या होता है, एजेंट होता है शेयर होल्डर्स का। जो शेयर होल्डर हैं मतलब जो बिजनेस के अंदर जिन्होंने पैसा लगा रखा है उन शेयर होल्डर्स का एजेंट होता है, यानी कि इन शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे ये चीज़ें चेक करता है कि जो डायरेक्टर्स जो इस कंपनी को चला रहे हैं वो सही से चला भी रहे हैं या नहीं, यानी कि इनके पैसे जो हैं शेयर होल्डर्स के उसको सही से यूज कर भी रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को चेक करता है। तो एक तरह से शेयर होल्डर्स का एजेंट होता है एक ऑडिटर। देन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अब
अगर हम बात करें कि कंपनी जो है उसका क्या ये ऑडिटर ऑफिसर होता है, तो ये जो बात है वो बिल्कुल सही नहीं है। मतलब एक तरह से ये चीज़ सही नहीं है, ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि अब अगर हमने बात की कि कौन एक कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, जो ऑफिसर होता है, तो ये जो ऑडिटर है वो एक ऑफिसर होता नहीं है, लेकिन एक ऑफिसर की तरह काम करता है। यानी कि जो बिजनेस मतलब एक ड्यूटी तो होती है एक ऑडिटर की कि जो अकाउंट्स हैं उनको चेक करना, तो ये जो ऑडिटर होता है ये ऑफिसर की तरह काम करता है कंपनी के लिए, लेकिन ऑफिसर होता नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है। ऐसे ही सर्वेंट ऑफ द कंपनी, सर्वेंट और ऑफिसर मतलब कि कंपनी के लिए काम करना, कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो सर्विसेज तो प्रोवाइड करता ही है ऑडिटर। सर्विसेज कैसे कि जो बुक्स हैं उनको वेरीफाई करता है कि वो सही है या नहीं, कोई फ्रॉड कोई मिस्टेक तो नहीं है उनके अंदर, तो सर्विस तो प्रोवाइड करता ही है। लेकिन अब ऑफिसर अब एक मतलब एक लीगली जो है ऑफिसर नहीं होता, बट एज ए ऑफिसर काम करता है। जो ऑफिसर वाला काम होता है वो करता है। ठीक है, और एजेंट तो होता ही है शेयर होल्डर का। अब बात करते हैं राइट्स की कि एक ऑडिटर के क्या अधिकार होते हैं, क्या राइट होते हैं जहाँ का वो ऑडिटर होता है। फर्स्ट है राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ वाउचर। यानी कि अब बिजनेस के अंदर ऑडिटर क्या करेगा, बुक्स को चेक करेगा कि वो सही है नहीं, तो उन बुक्स को चेक करने के लिए उनकी एक्सेस होना जरूरी है। उनको एक तरह से कि भाई ऑडिटर बुक कोई भी बुक जो है वो ले सकता है, एक्सेस होना यानी कि कोई भी बुक अपनी ले सकता है, ये राइट। तो ये राइट होता ही है एक्सेस करना बुक्स ऑफ अकाउंट। देन एग्जामाइन द कॉस्ट रिकॉर्ड। अब ऑडिटर है उसको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। अब कॉस्ट ऑडिटिंग कर रहा है तो जो कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड है कि कितने रुपए का हमने क्या सामान खरीदा, कहाँ पर क्या पेमेंट की, तो वो जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करने का अधिकार, राइट। देन कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन की अगर ऑडिटर को जरूरत पड़ रही है तो वो ऑब्टेन करना यानी कि लेना, वो लेने का अधिकार होता है एक ऑडिटर का। देन राइट टू करेक्ट एनी रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कोई जो स्टेटमेंट है, डायरेक्टर्स ने कोई स्टेटमेंट कोई बात जो बोली है या लिख रखी है अकाउंट्स के अंदर वो सही नहीं है, वो गलत है, तो उसको ठीक करने का, उसको करेक्ट करने का जो राइट है वो भी होता है ऑडिटर के पास। देन राइट टू कमेंट ऑन इनएडिक्वेसी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम इन हिज रिपोर्ट। यानी कि जो अकाउंटिंग का जो सिस्टम है, जिस तरीके से अकाउंट्स को बनाया जा रहा है वो इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब सही नहीं है, जैसा होना चाहिए, जैसा होता है वैसा नहीं है। तो उस चीज के बारे में रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट जो प्रिपेयर करता है एक ऑडिटर, उसके अंदर उस चीज के बारे में कमेंट करने का अधिकार यानी कि उसके बारे में बताने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो होता है एक ऑडिटर का। देन विजिट ब्रांचेज। अब एक कंपनी है उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, अब तो ऑडिटर का राइट होता है कि वो किसी भी ब्रांच में जाके कहीं की भी बुक्स जो है वो चेक कर सकता है, उनको वेरीफाई कर सकता है, ये राइट होता है। राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, हर साल जो मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, उस मीटिंग को अटेंड करने का, उसके अंदर बैठने का एक राइट जो है वो भी होता है ऑडिटर का। ठीक है, तो ये अब ये राइट्स जो है इनसे सवाल आ सकते हैं कैसे, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक ऑडिटर का राइट है या नहीं है। इस टाइप से सवाल जो है वो बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है जो कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्टर ने बोला हुआ है या लिखा हुआ है वो गलत है तो उसको ठीक करने का, कोई भी जो मतलब रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसी बात है जो मतलब अकाउंट्स को प्रिपेयर करने से रिलेटेड, अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड, वो अगर सही नहीं है तो उसके बारे में कमेंट करने का, ब्रांचेज जो हैं कंपनी की उनको विजिट करके वहाँ की किताबें बुक्स जो हैं उनको चेक करने का, जो जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की उसको अटेंड करने का राइट। अब बात करें ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो ऑडिटर का काम होता है कंपनी की जो अकाउंट्स हैं उनको चेक करना, उनको वेरीफाई करना। तो अब जब राइट मिलते हैं किसी को तो साथ साथ में कुछ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, यानी कि उस काम के लिए जो उसको जिम्मेदारी दी गई है तो उससे रिलेटेड उसकी कुछ ड्यूटी भी बनेगी कि ये आपको की जो ड्यूटी दी गई है उसको आप अच्छे से करो, तो उससे रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक कंपनी के ऑडिटर की। वो क्या क्या है उनको हम 4 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी ड्यूटी, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी और कुछ ड्यूटी जो कोर्ट या फिर लीगली उसके ऊपर इम्पोज की गई है, उसके ऊपर लगाई गई है, या कुछ ड्यूटी जो प्रोफेशनल एटिकेट से आई है। यानी कि अब जो ऑडिटिंग का एक प्रोफेशन होता है उसमें उसके हिसाब से, उसके रूल्स के हिसाब से भी कुछ ड्यूटी जो हैं वो अराइज होती हैं, एक मतलब एक ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज बनती हैं। तो ये 4 कैटेगरीज में हम ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ की। अब स्टैट्यूटरी का मतलब है कि
एक कंपनी जो एक्ट है उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं कि एक ऑडिटर जो है उसका ये काम होता है, तो उसके अंदर जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं एक ऑडिटर की कि भाई ऑडिटर ने ये काम करना है, तो वो जो ड्यूटी होंगी उन ड्यूटी को बोला जाएगा स्टैच्यूरी ड्यूटी। स्टैच्यूरी मतलब जो एक्ट्स के अंदर लगाई गई है, इम्पोज की गई है, लॉ के अंदर जो बताई गई है ड्यूटीज़, वो ड्यूटीज़ एक ऑडिटर की होती है स्टैच्यूरी ड्यूटीज़। अब इनके अंदर कौन कौन सी ड्यूटी आती है, जैसे ड्यूटी टू मेक सर्टेन इंक्वायरी। अब एक कंपनी के जो ऑडिटर है उसको इंक्वायरी करनी होती है, उसका क्या काम है कि जो अकाउंट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनके अंदर चीज़ें सही लिखी गई है या नहीं, सही से दिखाई गई है या नहीं, उनको सही बनाया गया है नहीं, ये चीज़ें मेन काम होता है ऑडिटर का। तो ड्यूटी टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, उन चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करना, जैसे कि वेदर द लोन एंड एडवांसेज हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड। अब कंपनी ने जहाँ पर लोन वगैरह दे रखे हैं तो वो सिक्योर है या नहीं, यानी कि ऐसी जगह पे तो दे रखे हैं ना जहाँ पे वहाँ से वापस मिल सके, कहीं ऐसे ही तो कहीं पे भी फालतू में तो इन्वेस्ट नहीं कर रखे पैसे। तो उन चीज़ों को वेरीफाई करना, उन चीज़ों को चेक करना जो है एक मतलब उन चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करना, ये ड्यूटी होती है। देन ड्यूटी टू रिपोर्ट। अब सारी चीज़ों को चेक करने, एग्जामिन करने के बाद उस के बारे में जो उसने इंक्वायरीज की, जो इन्फॉर्मेशन गेन की, उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना एक ड्यूटी होती है ऑडिटर की, कि एक ऑडिटर को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ड्यूटी का आप काम से मतलब समझ लो कि ऑडिटर का क्या काम होता है। स्टैच्यूरी ड्यूटी यानी कि जो लॉ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एक ऑडिटर का क्या काम होता है वो, ठीक है। ड्यूटी टू कंप्लाई विद डायरेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शंस देती है, वो कुछ मतलब एक तरह से रूल्स मान लो कि कुछ डायरेक्शंस या रूल्स जो बताती है कि एक ऑडिटर जो है उसका क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए। तो उनके साथ एक ऑडिटर जो है कंप्लाई कर रहा है या नहीं, वो चीज़ों को फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। देन ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन करना, ये भी ड्यूटी होती है। अब ये ऑडिट रिपोर्ट वो खुद लिखता है तो इसके अंदर ये बताना भी तो पड़ेगा ऑडिटर को अपने साइन देके कि हाँ भाई ये बात सही है या नहीं, मैंने ये लिखी है, तो साइन, उसके ऊपर साइन करना। ड्यूटी टू गिव ए स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब एक कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है, शेयर्स इशू यानी कि बाहर से शेयर होल्डर से पैसा लेने के लिए जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, वो उससे पहले एक प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया जाता है कि कंपनी का। तो उस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है एक जो ऑडिटर है उसका स्टेटमेंट नेसेसरी होता है कि ऑडिटर जो है वो स्टेटमेंट दे कंपनी के बारे में। तो उस स्टेटमेंट को देना एक ड्यूटी होती है ऑडिटर की। देन जो स्टैच्यूरी रिपोर्ट्स हैं, यानी कि जो एक्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है, उनको सर्टिफाई करना कि भाई ये रिपोर्ट जो है वो सही है या नहीं। ऐसे मतलब कि इस रिपोर्ट मतलब अब रिपोर्ट कैसे कि कई बार जो है कंपनी के अंदर कि भाई काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए एक ऐसे पर्सन के मतलब उस ऐसे पर्सन ने चेक किया होना चाहिए जिसकी बात पे रिलाई किया जा सके। तो जो सीए होते हैं यानी कि जो ऑडिटर्स होते हैं वो चेक करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि ये रिपोर्ट के अंदर बात लिखी गई है वो एक्चुअल में सही है या नहीं, ठीक है। तो वो सर्टिफाई करना ड्यूटी होती है एक ऑडिटर की। देन ड्यूटी टू सर्टिफाई डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी ऑफ अ कंपनी। सोल्वेंसी का मतलब है कि सोल्वेंट है या नहीं, सोल्वेंट यानी कि जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है या नहीं, कि वो अब लोन वगैरह ले रही है तो कि कंपनी की ऐसी कंडीशन है या नहीं कि वो लोन पे कर सकती है। अगर लोन पे कर सकती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो वो सोल्वेंट होती है। और इनसॉल्वेंट यानी कि कंपनी जो है बिल्कुल डूब चुकी है, उसके पास पैसे नहीं है लोन वगैरह पे करने के, तो उसको हम इनसॉल्वेंट बोलते हैं। तो एक कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं, इस चीज़ को कोई डिक्लेयर भी तो करे, कोई एक ऐसा पर्सन बोले जिसकी बात पे ट्रस्ट किया जा सके, वो मतलब जिसकी बात को ऊपर विश्वास किया जा सके। तो ये जो सीए होता है, जो ऑडिटर होता है, वो उसकी ड्यूटी होती है कि वो सर्टिफाई करे कंपनी की सॉल्वेंसी को कि कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं। देन ड्यूटी टू असिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद प्रोसिक्यूशंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करना डिफरेंट काम के अंदर, वो भी एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है। देन ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करना, ये सारी ड्यूटीज़ स्टैच्यूरी ड्यूटीज़ होती है एक ऑडिटर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्यूटीज़, कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी। कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी, अब कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि अब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक जो ऑडिटर है और उसके बीच में और एक अलग पार्टी जो ऑडिट करवा रही है अकाउंट्स को। इसके अंदर अब कंपनी खुद भी करवा सकती है या कोई शेयर होल्डर्स जो है वो भी करवा सकते हैं या गवर्नमेंट भी करवा सकती है। तो अब इस ऑडिटर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस भी पार्टी के साथ, ये मतलब जिस भी पार्टी ने इसको अपॉइंट किया है उसके साथ, तो वो उस
इस केस में जो ड्यूटी बनती है एक ऑडिटर की वो होती है कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी। देन लीगल और कोर्ट डिसीजन। अब कुछ ड्यूटीज ऐसी होती है जो लीगली या कोर्ट के डिसीजंस की वजह से ऑडिटर की बनती है, तो वो होती है ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लीगल और कोर्ट डिसीजन, जिसके अंदर क्या क्या ड्यूटीज आ सकती है। जैसे देखो, एन ऑडिटर मस्ट मेक हिमसेल्फ फुल्ली एक्वेंट विद हिज ड्यूटी अंडर द कंपनी एक्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी एक्ट और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी, उसके अंदर जो ड्यूटीज उसकी बताई गई है उनको फुल्ली जो है मतलब उनको मानना, उनको परफॉर्म करना। देन he must not confine himself only to verify arithmetical accuracy of the balance sheet but should inquire the real accuracy। अब देखो, अब हमने बात की कि ऑडिटर का काम होता है कि बुक्स जो है उनको चेक करना, उनको वेरीफाई करना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑडिटर सिर्फ कि ये ड्यूटी नहीं होती कि भाई जो अकाउंट्स के अंदर जो अर्थमेटिकल यानी कि जो कैलकुलेशंस वगैरह है वो सही है या नहीं, सिर्फ ये चीज़ चेक करना ही एक ऑडिटर की ड्यूटी नहीं होती। रियल में वो चीज़ें चेक करना कि रियल में तो कोई फ्रॉड वगैरह चीज़ें नहीं की गई है। मतलब अब रियल में कैसे, मान लो कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स दिखा रखी है 5 लाख रुपीज़ की, ठीक है, तो अब ऑडिटर ने देख लिया कि हाँ भाई ये एसेट्स है और ये यहाँ पर 5 लाख की वैल्यू दिखाई गई है, सच में ये इस बिजनेस के पास एसेट्स है, तो ये होगी भाई हाँ चीज़ें सही चेक की गई हैं या नहीं। तो ये होगी कि भाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की भाई हाँ यहाँ पर ये एसेट है और ये चीज़ है। लेकिन अगर रियल एक्यूरेसी की बात करें तो ऑडिटर को एक्चुअल में ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि सच में क्या इस एसेट की वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है या नहीं। तो वो होती है रियल एक्यूरेसी, रियल फेयरनेस किसी भी मतलब अकाउंट्स की। तो वो चीज़ चेक करना एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है, ना कि सिर्फ अर्थमेटिकल, सिर्फ मैथमेटिकली जो अमाउंट्स हैं उनको चेक करना, वो सिर्फ वो ही चीज़ चेक करना। ये सिर्फ उनको वेरीफाई करना ही नहीं बल्कि रियल जो एक्यूरेसी है, रियल में वो चीज़ें सही है या नहीं, इस चीज़ को चेक करना होती है ड्यूटी एक ऑडिटर की। देन सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ गुड एसेट्स। इसकी हमने बात कर ही ली कि जो वैल्यू है एसेट्स की वो खुद से सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई हाँ ये बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट दिखा रखी है सच में इस एसेट्स की मार्केट के अंदर वो वैल्यू है या नहीं, मतलब सच में ये एसेट्स इतनी वैल्यूएबल है या नहीं, कि इसकी इतनी कीमत है भी या नहीं, इस चीज़ को चेक करना खुद से वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। देन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज विद ग्रेट केयर एंड स्किल, यानी कि अपनी जो काम है उसकी जो ड्यूटी है उनको अच्छे से परफॉर्म करना, ये भी एक ड्यूटी होगी। देन ड्यूटी ऑफ ए कंपनी ऑडिटर टू चेक स्टॉक प्रॉपरली, कि जो स्टॉक है, जो माल है एक कंपनी का, उसको अच्छे से चेक करना कि वो सही, मतलब जितना बुक्स के अंदर दिखाया गया है वो उसके पास है भी, वो उसके पास है भी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एटिकेट्स के बेसिस पे ड्यूटीज़। अब हर जो ऑडिटर होता है उसका मतलब एक वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके लिए उसका एक मतलब हम बोल सकते हैं कि उसकी एक ड्यूटी बनती है जिस भी प्रोफेशन में से वो काम कर रहा है। जैसे अब प्रोफेशन क्या होता है, अब जैसे लॉ का प्रोफेशन है, मेडिसिन का प्रोफेशन है, डॉक्टरी वाला जो प्रोफेशन है, तो अब इन जो प्रोफेशन वालों की इनके हिसाब से खुद की ड्यूटी होती है। जैसे अब एक डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने जो मरीज, उसके जो पेशेंट है उसको अच्छे से चेक करे, उसके जो मतलब जो चीज़ें सही में है उन चीज़ों को बताए, वो जो एक ड्यूटी होती है। इसी तरह से एक ऑडिटर जो है उसका जो मेन काम होता है उसके हिसाब से उसकी जो ड्यूटीज़ बनती है उनको परफॉर्म करना, मतलब उन कामों को अच्छे से करना, ये उसके प्रोफेशनल एटिकेट्स के हिसाब से जो उसकी ड्यूटी बनती है वो। जैसे कि एक ऑडिटर जो है शुड कंप्लाई विद द रूल्स रेगुलेशन फॉर्मुलेटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। अब जो ये ICI है, जो इंस्टीट्यूट है चार्टेड अकाउंटेंट वाला, ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाता है कि जो ऑडिटर है उसको कैसे चीज़ों को, अकाउंट्स को चेक करना चाहिए। तो एक ऑडिटर का अपने प्रोफेशनल एटिकेट के हिसाब से ये ड्यूटी बनती है कि इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे, वो इनके हिसाब से ही चीज़ों को चेक करे, ठीक है। और वो होनेस्ट होना चाहिए, यानी कि ईमानदार हो, अच्छे से अपना सिंसियरली अपना काम करे। देन शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड पोजीशन ऑफ द, यानी कि वो ऐसे मतलब उसको पता चले कि जो कंपनी है उसके अंदर चीज़ें सही नहीं की गई हैं तो वो उस चीज़ को छुपाए ना, उसको क्लियरली जो है वो बताए। कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो फुल्ली और सही तरीके से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे। ये ड्यूटी होती है प्रोफेशनल एटिकेट के हिसाब से एक ऑडिटर की, ठीक है।
अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। अब ये लाइबिलिटीज़ कैसे अराइज होती हैं। जो ड्यूटी हमने बात की कि एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है, अगर वो ड्यूटीज़ को पूरी तरीके से नहीं फॉलो करता है, उनको सही अच्छे से नहीं परफॉर्म करता है, तो उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ अराइज होती है। मतलब लाइबिलिटीज़ अराइज होती है। तो अब वो लाइबिलिटीज़ जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक सिविल लाइबिलिटी और एक क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटीज़ को आप ऐसे समझो, अगर हम किसी पर्सन को कोई काम करने को दें, ठीक है, अब वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म ना करे, तो उसकी इस काम को अच्छे से परफॉर्म ना करने की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वो जो गड़बड़ की जो लाइबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस पर्सन की ही फिक्स की जाएगी, उस पर्सन की ही बनेगी। तो ऐसे ही एक ऑडिटर जो है, उस ऑडिटर का जो काम होता है, वो अगर उस काम को अच्छे से परफॉर्म ना करे और उसकी वजह से किसी को पर्सन को नुकसान हो जाए, तो वो जो लाइबिलिटी है, वो नुकसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी होगी, उस ऑडिटर की ही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो ऑडिटर है उसकी 2 लाइबिलिटी होती है, एक सिविल लाइबिलिटी और एक क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होती है, वो लाइबिलिटी जिसकी जो अगर एक जो मतलब एक ऑडिटर की वजह से अगर वो हो जाए, तो इसमें एक ऑडिटर की क्या लाइबिलिटी बनती है कि उस ऑडिटर के किसी डिसीजन की वजह से या किसी एक्ट की वजह से अगर किसी थर्ड पार्टी को, मतलब किसी भी पर्सन को, किसी भी कंपनी को कोई लॉस हुआ है, तो उस लॉस का जो डैमेज है, यानी कि उस लॉस का जो हुआ है, जो नुकसान, जो डैमेज हुआ है, उसको कौन कंपनसेट करेगा, ये ऑडिटर करेगा, क्योंकि इस ऑडिटर ने अपना काम सही से नहीं किया, इसलिए ये जो लॉस है वो हुआ है। तो वो जो लाइबिलिटी होती है वो होती है सिविल लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर टू पे डैमेज इज नाउन एज ए सिविल लाइबिलिटी। डैमेजेस अगर हुए हैं उनको पे करने की जो लाइबिलिटी होती है वो इज सिविल लाइबिलिटी। फिर जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, इसके अंदर क्या होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी यानी कि एक ऑडिटर ऐसा काम कर दे जो एक्ट्स के, जो लॉ के अकॉर्डिंग एक क्राइम कंसीडर किया जाए, यानी कि कुछ बड़ा ही जो है, मतलब कोई मिस्टेक, फ्रॉड जो है एक ऑडिटर कर दे, तो उस टाइम पे जो उसकी लाइबिलिटी होगी वो क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब क्रिमिनल की लाइबिलिटी के अंदर जो एक ऑडिटर है उसको सिर्फ डैमेज ही पे नहीं करने कि भाई उसके इस एक्ट की वजह से जो जिनको जो नुकसान हुआ है सिर्फ वहीं पे नहीं करना होता, इस केस में उसके ऊपर अलग से फाइन भी लगता है और उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि उसको जेल भी हो सकती है। इस केस में उसके ना काम करने को या उसने कुछ ऐसा काम किया है तो उसको क्राइम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी ऑफ ए फॉर ए क्राइम, एक कोई क्राइम कर देता है एक ऑडिटर। अब ऑडिटर क्या क्राइम करेगा, जो नॉर्मल क्राइम होता है वैसे नहीं, यानी कि अब जो उसका काम होता है कि जो कंपनी है उसके अफेयर्स को चेक करना, तो वो जानबूझ के जो चीज़ें हैं वो गलत को मतलब सपोर्ट करे, तो या जानबूझ के इस तरह से चीज़ें दिखाए कि एक्चुअल में फ्रॉड हो लेकिन जानबूझ के छुपाए, क्योंकि या खुद से उससे कोई फ़ायदा ले रहा हो, तो इस तरह के अगर कोई एक्ट करता है जिसको क्राइम कंसीडर किया जाए तो वो होती है, तो उस केस में उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर में अराइज अंडर कंपनी एक्ट, इंडियन पैनल कोड, इनकम टैक्स एक्ट, चार्टेड अकाउंट। इन एक्ट्स के अंडर जो है क्रिमिनल लाइबिलिटीज अराइज हो सकती है एक ऑडिटर की। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी होती हैं कंपनी ऑडिटर की। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की। अब जो ऑडिटिंग होती है उसके कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। इसकी हमने ड्यूटी वाली उसमें बात भी की थी, ड्यूटीज जो हमने पढ़ी थी ऑडिटर की उसमें भी बात की थी प्रोफेशनल एटिकेट्स की, उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है ये एथिक्स का। अब सबसे पहले हम एथिक का मीनिंग समझते हैं कि एथिक्स होते क्या हैं। तो एथिक्स क्या होते हैं, ये होती है मतलब एक मोरल रूल्स या एक गुड कंडक्ट। मतलब अब ये कैसे, अब आप देखो कि जब एक कोई काम, मतलब एक तरह से कोई एक्ट होता है कि कोई भी काम, तो उस काम को करने का मतलब उस काम को करने के लिए एक जो मतलब एक जो पर्पज होता है उस काम को, अगर उसको उस तरीके से ना किया जाए, यानी कि अब देखो कोई अगर कोई एक ऐसा काम करे जिसके लिए उसको हम लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से उसको हम ये नहीं बोल सकते, मतलब उसको पुनिश नहीं कर सकते, उसको सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन वैसे अगर हम हमारी वैल्यूज़, मोरल के हमारी जो नैतिकता है उसके हिसाब से देखें तो वो जो चीज़ है वो गलत होती है। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें होती है उसको बोला जाता है एथिक्स, यानी कि
जो सही काम है उसको सही तरीके से ही किया जाए। ये नहीं है कि भाई अब इसकी कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती तो इसको गलत तरीके से, यानी कि जो हमारी सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं उनको हार्म ना करना है। अब जैसे देखो झूठ बोलना होता है जो, तो झूठ बोलने की ऐसे नहीं है कि हम नॉर्मल जो लाइफ में जो झूठ बोलते हैं उसकी हर बात की कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से उसको सजा ही मिले, यानी कि वो क्राइम ही हो, गलत काम ही हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम हमारी वैल्यूज़ के हिसाब से देखें, हम हमारी नैतिकता के हिसाब से देखें, तो वो जो झूठ बोलना है वो गलत होता है हमारी मोरालिटी के हिसाब से। तो इसी तरह से एथिक्स को जो होते हैं उसका मतलब होता है कि मोरालिटी जो है, जो गुड कंडक्ट है, एक अच्छा तरीका, ये नहीं सोचना कि भाई इसकी कोई लोग के कानून के नज़रों में इसकी कोई वैल्यू है या नहीं। वैसे ही हमारी जो वैल्यू है हमारी सोसाइटीज़ की, उनको मेंटेन करके रखना। अब प्रोफेशनल, इसके आगे वर्ड लग गया प्रोफेशनल एथिक्स। अब प्रोफेशनल एथिक्स कैसे कि जिस प्रोफेशन, अब हर एक जो प्रोफेशन होता है उसके अपने कुछ एथिक्स होते हैं, उसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि भाई ये काम ऐसे नहीं करना। अब जैसे देखो प्रोफेशंस कैसे, जैसे लॉ का प्रोफेशन है, मेडिसिन का है, अकाउंटेंसी का है। तो मेडिसिन का एग्जांपल लेते हैं, एक डॉक्टर जो होता है उसके कुछ मतलब कुछ एक वो होती है, कुछ एथिक्स होते हैं इस डॉक्टरी के प्रोफेशन के। क्या एथिक्स होते हैं डॉक्टरी के प्रोफेशन के कि अब देखो एक डॉक्टर एक पेशेंट जो है उसको सही वो चीज़ें ना बता के, मतलब उसकी जानबूझ के उसकी जो मतलब जो एक्चुअल में जो उसकी अगर कोई बीमारी है उस चीज़ को ना बता के, या जो दवाई वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, वो उस तरीके से ना दे के कुछ एक मतलब एक मिस्टेक करे या झूठ बोले, कुछ इस तरीके से एक पेशेंट के साथ करे, तो उससे क्या होता है कि जो एक वैल्यू है एक डॉक्टरी के प्रोफेशन की वो हार्म होती है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि भाई अब ये जो पेशेंट है इसके साथ इसने जो भी बात की उसका कोई लॉ के अकॉर्डिंग ही कोई क्राइम फिक्स किया जाए। एक जो मेन जो वैल्यू है डॉक्टरी के प्रोफेशन की वो हार्म होती है, उसके एथिक्स हार्म होते हैं। तो इस तरह से डॉक्टरी के प्रोफेशन की कुछ मतलब एक कुछ वैल्यूज हैं, कुछ मोरल वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को ही बोला जाता है प्रोफेशनल एथिक्स। ऐसे ही लॉ के कुछ मतलब मोरल वैल्यूज हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग वाले जो प्रोफेशन है उसके होते हैं जो एक ऑडिटर को फॉलो करनी होती हैं। यानी कि एक ऑडिटर जो है उसको प्रोफेशनल जो एथिक्स है उनको फॉलो करना चाहिए एक अच्छे तरीके से, एक सोसाइटी जो है उसके बेनिफिट के लिए। जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब कैसे, अब एक ऑडिटर के क्या प्रोफेशनल एथिक्स होंगे। एक ऑडिटर के, अब एक ऑडिटर है उसका काम होता है जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसको अपॉइंट करते हैं कंपनी के अकाउंट्स को, जो अफेयर्स हैं उनको चेक करने के लिए। तो अब एक ऑडिटर की ड्यूटी है कि सही में वो सही तरीके से जो चीज़ें हैं उनको चेक करे। अब मान लो ऑडिटर सही तरीके से चेक नहीं करता, सही तरीके से चेक नहीं करता, जानबूझ के उसको पता है कि भाई यहाँ पर कुछ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उनको करता है, तो इससे क्या होगा। अब कई बार तो मतलब अब कुछ वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसको हम लॉ के लिए मतलब कानून के हिसाब से हम उनको गलत नहीं बता सकते, लेकिन एक्चुअल में वो गलत है, वो कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है। तो इससे इस काम में वो क्या कर रहा है, वो जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ऑडिटिंग के जो प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं, जो मोरल वैल्यू है, उनको हार्म कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब है कि जो रूल्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करना, जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको कंसिडर करना, ये एक प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं एक ऑडिटर के। ठीक है, It is the duty of an auditor that whatever information he disclose about a public limited company must be correct। यानी कि इसे झूठ नहीं बोलना। जो ऑडिटर का काम है कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन बताना कि ये अपना काम सही कर रही है, अपने अकाउंट्स के अफेयर्स जो है वो सही बना रही है नहीं, इस चीज़ को उसे सही में, अगर वो चीज़ सही है तभी सही बतानी चाहिए, अगर वो गलत है तो गलत बतानी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं करना उसे कि भाई मान लो कि ये कंपनी जो ऑडिटर है वो जिस कंपनी को चेक कर रहा है, जिसके अकाउंट्स को, वो उसके किसी रिलेटिव की है, तो इसके अंदर कुछ फ्रॉड्स वगैरह हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, तो ये इस चीज़ को सोच के नहीं बता रहा कि ये मेरे रिलेटिव की है, भाई मैं इसकी कंपनी जो है उसको क्यों इस बदनाम करूं, यानी कि इसके बारे में क्यों डिस्क्लोज करूं फ्रॉड। तो अब ये इस तरह से ये ऑडिटर जो है वो क्या कर रहा है, अपने जो प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं, इसके प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं, इसकी जो मोरल ड्यूटी बनती है सोसाइटी के लिए एक एज ए ऑडिटर, उनको हार्म करना है, उनको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है जो उस प्रोफेशन की जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी उस ऑडिटर से, उनको फॉलो करना, उनको मानना, ये होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। अब क्या ऑडिटर के प्रोफेशनल एथिक होते हैं, उनको दिया गया है
IAFAC के द्वारा, इनको बोला जाता है IAFAC कोड ऑफ एथिक्स। अब ये IAFAC कौन है? ये है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स। ये एक अकाउंटेंसी के प्रोफेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स। एक ग्लोबल अकाउंटेंसी प्रोफेशनल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मतलब इनसे अकाउंटिंग से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें जो है मतलब कोड वगैरह बनाता है। तो इसी ने कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स दिए हुए हैं ऑडिटिंग के, जो बताता है कि एक जो प्रोफेशनल एथिक्स है एक ऑडिटर के वो क्या होने चाहिए, यानी कि एक ऑडिटर को क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए या किन चीज़ों का फॉलो करना चाहिए, यानी कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं एक ऑडिटर की वो क्या होती हैं। अब इनके बारे में हम बात करते हैं। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ IFAC कोड ऑफ एथिक्स जो इसने दिए हुए हैं, ठीक है। अब वैसे अगर ये इसने दिए हुए हैं, लेकिन मतलब हम वैसे भी अगर बात करें जनरली भी कि एक ऑडिटर की क्या मोरल वैल्यूज़, क्या एथिक्स जो है, प्रोफेशनल एथिक्स जो है एक ऑडिटर के वो क्या होते हैं, तो वो भी यही होते हैं, ठीक है। एक एक को समझते हैं। सबसे पहले है इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि एक ऑडिटर को अपनी फुल ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी से अपना जो काम है, जो काम उसको दिया गया है वो करना चाहिए। इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी, यानी कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी मीन्स यूज ऑफ ऑनेस्टी एंड डायरेक्टनेस ड्यूरिंग देयर वर्क। द कोड स्टेट्स दैट मेंबर शुड बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑल देयर प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। यानी कि जिस बिजनेस के अफेयर्स को वो चेक कर रहा है तो उसको पूरी ईमानदारी से चेक करनी है। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में चेक कर दिए या मतलब कि जो ऑडिटर जो काम कर रहा है उसको कंपनी वालों ने कुछ पैसे दे दिए कि भाई आप ये चीज़ें हैं इनको गलत है लेकिन ठीक कर देना, तो वो पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, तो वो ईमानदारी से काम नहीं करना, तो वो ये जो इंटीग्रिटी वाला जो एथिक है, जो इंटीग्रिटी वाली जो वैल्यू है उसको हार्म कर रहा है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ईमानदारी से काम करना, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अब देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है सब्जेक्टिविटी, एक होती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि एक्चुअल में जो चीज़ है उसको वैसे ही बताना, ऑब्जेक्टिवली अपना खुद की जो थॉट है उसको इम्प्लीमेंट ना करना। और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि हमें हमारे ओपिनियन देना, हमारे थिंकिंग के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से कुछ बात करना। मान लो अब देखो एक कोई काम है, मतलब एक कोई चीज़ है, उसके ऊपर हम हमारे ओपिनियन दे रहे हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं, तो हम हमारी थिंकिंग के हिसाब से अगर ओपिनियन दें। अब इसको एक और एग्जांपल ऐसे समझो कि एक ग्रुप है और इस ग्रुप का मतलब कोई एक डिसीजन है वो आपको लेना है, एक पर्सन है इसको लेना है। अब ये जो ग्रुप जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है, मतलब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या किसी रिलीजन से बिलीव करता है, तो ये जो पर्सन है जिसको इसके बारे में डिसीजन लेना है, मतलब इसके बारे में डिसीजन लेना है, तो ये पर्सन जो है वो क्या सोचता है कि ये जो ग्रुप है, ये जिस बिलोंग करता है जहाँ से, वो जो पूरा ग्रुप है वही मतलब सही नहीं होता। तो अब इसकी थिंकिंग है ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही नहीं होता, इस पर्सन की थिंकिंग है ऐसी। तो अब ये अपनी उस थिंकिंग के बेस पे ये इस जी को, जो इस ग्रुप है इसको जज कर रहा है कि ये सही है या नहीं, लेकिन ये अलग मैटर है और वैसे इसकी जो थिंकिंग है वो अलग है। यानी कि इसने पहले से ही परसेप्शन बना रखी है, ये जो ग्रुप है वो ये जहाँ से ये बिलोंग करता है वो सारे ही सही नहीं होते। तो इस अपनी इस पहले की थिंकिंग पे, इस पहले की जो सोच है, इसके बेस पे अगर ये इसका डिसीजन लेता है और ये मानता है कि ये पहले से ये ऐसे हैं, इस जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अब ये वाली जो चीज़ है इसके बारे में भी ये गलत है। तो यानी कि इसने ये जो डिसीजन लिया ये ऑब्जेक्टिवली नहीं लिया, यानी कि उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ तो अलग होगी, अब जिस मैटर के लिए ये डिसीजन ले रहा है उसके उस चीज़ों को ऑब्जर्व करके लेना चाहिए था, तो यानी कि इसने ऑब्जेक्टिवली डिसीजन नहीं लिया। तो यही मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी का कि पहले से अपनी जो थिंकिंग है उसका यूज करके कोई डिसीजन लेना वो नहीं होता, वो अगर डिसीजन लिया जाता है तो वो होता है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हम मतलब इंडिपेंडेंटली जो चीज़ें एक्चुअल में जो चीज़ें हैं उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। तो ऑब्जेक्टिविटी, तो एक ऑडिटर जो होता है उसको ऑब्जेक्टिविटी के साथ डील करना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंटली अपना जो काम है उसको करना चाहिए। अब किसी कंपनी जो है, किसके जो अगर एक ऑडिटर अफेयर्स चेक कर रहा है तो वो उस कंपनी के जो
मतलब उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, अब एक ऑडिटर को क्या लगता है कि ये जो पर्सन है जो इसको कंपनी को चला रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, ये पर्सन ही मतलब अच्छे नहीं है, ये इस ऑडिटर का बिलीफ है, पहले से बिलीफ है। लेकिन अब इस बिलीफ के बेसिस पे ही ये इन अकाउंट्स को पहले से ही अच्छे से चेक ना करके पहले से ही गलत बता देता है कि इनके अंदर फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है। तो ये जो चीज़ हुआ, ये जो डिसीजन हुआ एक ऑडिटर का, वो ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं है। इसने सच में जो चीज़ें चेक नहीं की, ऑब्जेक्टिवली चीज़ें चेक नहीं की, इसने इस बेसिस पे डिसीजन ले लिया कि ये पहले ये जो है ये फ्रॉड है, ये ऐसा इसका विश्वास था। तो वो जो डिसीजन हुआ वो ऑब्जेक्टिवली नहीं हुआ, ये जो काम किया ऑडिटर ने वो ऑब्जेक्टिवली नहीं किया, ये सब्जेक्टिवली किया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली अपना जो काम है, जो अफेयर्स हैं उनको सच में चेक करके इंडिपेंडेंटली, पहले वाली जो थिंकिंग है उसको छोड़ के सच में चीज़ों को चेक करके डिसीजन लेना, जो काम है उसको करना, वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। तो एक ऑडिटर के काम के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, और इंटीग्रिटी की हमने बात कर ली, ऑनेस्टी ईमानदारी से करना है ऑब्जेक्टिवली, यानी कि कोई अब पहले वाली जो थिंकिंग है उसको नहीं डालना उसके अंदर, यानी कि द कोड स्टेट दैट मेंबर शुड नॉट अलाउ बायस, उसको भेदभाव नहीं करना किसी के साथ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस टू अदर टू ओवरडू देयर प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट, यानी कि कोई अलग से कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालना, कोई मतलब एक तरह से कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी दूसरों के साथ अपने काम के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करना है। देन प्रोफेशनल बिहेवियर। अब प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है कि जो प्रोफेशन है ऑडिटिंग का उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, यानी कि कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशंस, जो रूल्स रेगुलेशंस एक्टों के अंदर जो कानून है, उस कानून के अंदर जो ऑडिटिंग का काम होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपना बिहेवियर जो है वो रखना, यानी कि प्रोफेशनली बिहेव करना। जो रूल्स रेगुलेशंस के अंदर जो चीज़ें, जो एक ऑडिटर का काम होता है, जिस तरीके से एक ऑडिटर को काम करना होता है उस तरीके से ही काम करना, ये प्रोफेशनल बिहेवियर भी होना चाहिए एक ऑडिटर के काम में। देन प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। अब प्रोफेशनल कंपिटेंस यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक ऑडिटर जो है अगर वो ऑडिटिंग का काम कर रहा है तो एक ऑडिटर को चेक करने भी आने चाहिए ना अकाउंट्स, तो उस चेक करने के लिए कोई स्किल नॉलेज भी होनी चाहिए ऑडिटर के पास। तो एक ऑडिटर के पास प्रोफेशनल कंपिटेंस होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसे, जो काम वो कर रहा है। अब मान लो कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर को इलाज करना ही नहीं आता लेकिन फिर भी वो इलाज कर रहा है, तो उसके अंदर ये वाला जो एथिक्स है ये नहीं है, यानी कि उसके अंदर प्रोफेशनल कंपिटेंस नहीं है। तो एक ऑडिटर को एथिकली, अगर वो एथिक्स को फॉलो करना चाहता है, मोरल सोसाइटी जो है उसकी वैल्यूज़ को हार्म नहीं करना चाहता, तो वो प्रोफेशनल कंपिटेंस होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जिस प्रोफेशन का वो जो काम कर रहा है उसकी नॉलेज और स्किल जो है, जो एक स्पेसिफिक लेवल पर जो रिक्वायर्ड होती है उस काम को करने के लिए, वो होनी चाहिए। ठीक है, अब डॉक्टर है उसको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, यानी कि मेडिसिन वगैरह देना, ये चीज़ें पता है, लेकिन अब ये जो डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर रहा है, जबकि इसको ऑपरेशन के लिए जो स्पेसिफिक नॉलेज होती है वो है ही नहीं। तो इस तरह से वो जो ये वाला जो एथिक है, ये वाला जो कोड है, इसको एक तरह से इसको फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, इसको इग्नोर कर रहा है। तो ये एक मेन एथिक होता है ऑडिटिंग के प्रोफेशन में, यानी कि उसको जो रिक्वायर्ड स्किल नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। देन कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है अब कि अब एक ऑडिटर जो है क्या करता है, एक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको चेक करता है। ठीक है, तो ये अब ऑडिटर इन कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह से देख रहा है, तो इसको इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो अब ये एक ऑडिटर की एक तरह से ड्यूटी, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन उसने देखी है ये किस लिए देखी है, अपना ऑडिटिंग का काम करने के लिए, तो वो इस इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज़ ना करे, यानी कि किसी थर्ड पार्टी को शेयर ना करे इस इन्फॉर्मेशन को, यानी कि कॉन्फिडेंशियल रखे उस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि वो उसे उसके प्रोफेशन के लिए जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने के लिए बताई गई है। जैसे अब एक एग्जामिनर है, वो पेपर बनाता है, तो अब ये पेपर में अंदर उसने क्या क्वेश्चंस डाले, इन क्वेश्चन को अगर वो बाहर कहीं शेयर करता है तो वो टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसको हार्म कर रहा है, उसकी यानी कि उसके अंदर ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो एथिक है इसको हार्म कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक ऑडिटर जो है उसको भी ये जो एथिक है, ये जो
कोड है, इसको मतलब कोड है जो एथिक का, उसको फॉलो करना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली है उसके प्रोफेशन के थ्रू, उसकी सर्विस के थ्रू, उसकी ड्यूटी के थ्रू, उसका मिस यूज उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल जो है वो इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट कोड ऑफ एथिक्स हैं एक ऑडिटर के दिए गए हैं, जो IFAC के द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड किया है जो एग्जाम में पूछा गया है। जो पहले जो अकाउंटेंट या पता नहीं ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये सवाल आया था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। क्या है? व्हेन शुड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, कि कब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको पहला जो ऑडिटर है कंपनी का अपॉइंट करना चाहिए। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है विद इन 1 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेट ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है एक कंपनी का उसके खत्म होने के 1 महीने के अंदर, या 1 मंथ ऑफ प्रमोशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी का जो प्रमोशन होता है उसके 1 महीने के अंदर, या फिर 1 मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, कि बिजनेस कंपनी का बिजनेस चलाने के का जो कमेंसमेंट है उसके 1 महीने के अंदर, या फिर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी के बनने के 1 महीने के अंदर। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? कब करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फर्स्ट ऑडिटर एक कंपनी का अपॉइंट? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने कंप्लीट जो सिलेबस है ऑडिटिंग का वो किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।